Hello, friends. Good morning. Good morning to all of you. चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग मिथिलेश। अपन पढ़ रहे थे क्लास बी कम्यूटेशन। मैंने क्लास ए कम्यूटेशन आपको पढ़ा दिया था। फिर अपन पढ़ रहे थे क्लास बी कम्यूटेशन, और क्लास बी कम्यूटेशन में मैंने आपको ये एजम्पशंस लिखा दिए थे। मैंने क्या क्या बोला था? एज्यूम मेन थायरिस्टर पहले से ऑन स्टेट में है। दूसरा अपन ने क्या एज्यूम किया था? लॉसलेस सर्किट है। तीसरा एजम्पशन था कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है। इनिशियली क्या है? चार्ज है। और नेक्स्ट अपन ने क्या किया था? कहां तक चार्ज है? तो वीएस वोल्टेज तक चार्ज है, इस पोलैरिटी में चार्ज है। और नेक्स्ट अपन ने क्या एज्यूम किया था कि यहाँ पर जो मेरे पास में होगा लोड हाईली इंडक्टिव है। क्या एज्यूम किया था? लोड अपना हाईली इंडक्टिव है। हाँ भी आज सो ठीक है, मेरी तबीयत आज सही है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन सभी एजेंसीज के साथ में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कम्यूटेशन। और यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो इसका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, समझना। ये ध्यान रखना, ये जब पहले गेट के सिलेबस में था तब लगभग यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता था कम्यूटेशन में से फिक्स है। बाकी ये भी काफी साल से गेट के सिलेबस में नहीं था, और इस साल फिर से ऐड किया हुआ है। तो ये मान के चलना एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स है, आएगा ही आएगा कम्यूटेशन में से। तो कम्यूटेशन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ध्यान रखना। किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, कुछ भी डाउट हो पूछना जरूर। ये आपका है क्लास बी कम्यूटेशन। चलिए, अपन ने क्या एजम्पशंस मान के चले थे अपन कि आपका मेन थायरिस्टर पहले से किसमें है? ऑन स्टेट के अंदर है। ये मेरा एजम्पशंस था कि मेन थायरिस्टर पहले से ऑन स्टेट में है, और मुझे उसको क्या करना है? ऑफ करना है। मुझे इसको क्या करना है? ऑफ करना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं मेन थायरिस्टर को पहले से ऑन एज्यूम करके चल रहा हूँ। और पहले से अगर ऑन एज्यूम करेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किट। ये पहले से क्या है? ऑन स्टेट में है। ठीक है। तो केस फर्स्ट में अपन क्या मान के चल रहे थे बताओ? स्टेप फर्स्ट के अंदर केस फर्स्ट कि अपन ने क्या क्या एज्यूम किया हुआ है कि मेन थायरिस्टर आपका पहले से कहां पर है? ऑन स्टेट के अंदर है। चलिए एज्यूम कर लिया अपन ने कि मेन थायरिस्टर ऑलरेडी ऑन स्टेट में है। दूसरा, अगर मेन थायरिस्टर ऑन स्टेट में है और लोड क्या मान के चल रहा हूं मैं? आई नोट करंट क्या है? कांस्टेंट है। ये भी मेरा एजम्पशन से। ठीक है। तो मेन थायरिस्टर अगर पहले से ऑन स्टेट में, मैंने ऑन स्टेट में कर दिया। कैपेसिटर इस पोलैरिटी में चार्ज है। कैपेसिटर इस पोलैरिटी में चार्ज है, ये भी अपना एजम्पशन से। तो देखो समझना, अगर कैपेसिटर इस पोलैरिटी में चार्ज है, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चेक करें तो क्या होगा? यहाँ ये माइनस होगा और यहाँ पर आ रहा होगा, और ये प्लस जो होगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। ये पहले से ऑन स्टेट में शॉर्ट सर्किट था, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्लस है इसके अकॉर्डिंग यहाँ आएगा, ये माइनस यहाँ पर आएगा। तो आपका डायोड क्या हो रहा है? रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस? रिवर्स बायस। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि मेन थायरिस्टर ऑन स्टेट में है, उस टाइम पर डायोड आपका रिवर्स बायस रहेगा, और रिवर्स बायस में डायोड क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। रिवर्स बायस में डायोड क्या होगा आपका? ऑफ रहेगा। तो मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। अच्छा, कर लिए क्या नरेंद्र? बहुत सही। एक आध क्वेश्चन में डाउट आया होगा वो पूछ लेना। एक आध क्वेश्चन में आपको डाउट आया होगा वो पूछ लेना। ठीक है, समझना। मेन थायरिस्टर ऑन स्टेट में, शॉर्ट सर्किट मैंने एज्यूम कर लिया है। दूसरा मैंने क्या बोला? कैपेसिटर पोलैरिटी में पहले से चार्ज था, मेन थायरिस्टर ऑन है, तो इसका मतलब ये प्लस इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा, इधर से माइनस आएगा। तो डायोड आपका क्या हो गया बताओ? रिवर्स बायस। और डायोड अगर रिवर्स बायस है तो क्या रहेगा बताओ? ऑफ रहेगा। डायोड रिवर्स बायस में तो क्या रहेगा आपके पास में? ऑफ रहेगा। तो इसको जल्दी से अपन ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट, अब मैं अगर यहां से चेक करूं ऑक्सिलरी थायरिस्टर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ रहा होगा? ऑक्सिलरी थायरिस्टर में यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। यहां से क्या आएगा? माइनस। तो यहां से अगर अपन चेक करें तो ऑक्सिलरी थायरिस्टर मुझे फॉरवर्ड बायस दिख रहा है, और ऑक्सिलरी थायरिस्टर अगर फॉरवर्ड बायस है तो मैं क्या बोलूंगा बताओ? ये ऑन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि अपन इसको गेट पल्स देंगे या गेट पल्स नहीं देंगे। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सिलरी थायरिस्टर, कैपेसिटर ऑक्सिलरी थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस रख रहा है, और फॉरवर्ड बायस में क्या रहेगा? ऑन रहेगा। अगर कब? जब मैं इसको गेट पल्स दूंगा।
अगर बाय चांस मैं इसको गेट पल्स नहीं देता हूं, देखो अगर मैं इसको गेट पल्स नहीं दूंगा तो ये क्या रहेगा मेरे पास में, ऑफ रहेगा। तो देखो ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। लोड करंट जो कांस्टेंट करंट है, और लोड कांस्टेंट जो लोड का जो कांस्टेंट करंट है वो कहां से होकर आएगा बताओ फिर तो, थायरिस्टर से। कि ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है, तो इस लूप में यहां पर इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होंगे इन ब्रांचेस के अंदर। तो मैं बोल रहा हूं कि इस थायरिस्टर में से कंटिन्यूअसली क्या होगा, कांस्टेंट करंट आई नॉट फ्लो होगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। ये जो कांस्टेंट करंट है, अगर ये भी ऑफ है और अगर ये भी ऑफ है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां से मेन थायरिस्टर में से ये कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा होगा आई नॉट, ठीक है। और अगर थायरिस्टर में से अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो आपको पता है क्या होगा, अगर थायरिस्टर में से आपका एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, उसका करंट कभी भी आपका लेस देन होल्डिंग करंट नहीं होगा। कभी भी लेस देन होल्डिंग करंट नहीं होगा तो आपका मेन थायरिस्टर ऑफ ही नहीं होगा। और मैं पढ़ क्या रहा हूं, कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब क्या होगा, मुझे मेन थायरिस्टर को ऑफ करना है। उसका मतलब क्या होगा, इसमें अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो ये तो कभी ऑफ ही नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, क्या करना पड़ेगा। तो मुझे पहले अगर इसका कम्यूटेशन स्टार्ट करना है, ऐसे तो आप क्या करो, इन दोनों को आप ऑफ रखो और काफी टाइम तक इसमें से करंट फ्लो होता रहे कांस्टेंट, तो वो कम्यूटेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। वो कम्यूटेशन का पार्ट नहीं, वो तो आपका सर्किट ऑपरेट हो रहा है। अगर मुझे इससे कम्यूटेशन करना है तो फिर कम्यूटेशन प्रोसेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा। कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले अपने को ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि डायोड तो रिवर्स बायस से हो तो ऑन हो नहीं सकता। ऑक्सिलरी थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ऑन। यानी यहां पर आपका थायरिस्टर का कम्यूटेशन प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब अपन किसको ऑन करेंगे, ऑक्सिलरी थायरिस्टर को अपन यहां पर ऑन करेंगे। क्लियर है। आपका यहां पर क्या होगा, मेन थायरिस्टर जो है आपके पास में, इसका कम्यूटेशन प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब अपन ऑक्सिलरी थायरिस्टर को यहां पर क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि मुझे यहां पर ऑक्सिलरी थायरिस्टर को क्या देना पड़ेगा, गेट पल्स। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास में क्या है, मेन थायरिस्टर पहले से ऑन है, डायोड आपका रिवर्स बायस से, और मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी थायरिस्टर को गेट पल्स देना पड़ेगा। और जैसे मैं ऑक्सिलरी थायरिस्टर को गेट पल्स दूंगा वो ऑन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर इसको फॉरवर्ड बायस कर रहा है, ठीक है। कैपेसिटर इसको फॉरवर्ड बायस कर रहा है, तो यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं, बताओ कि यहां पर क्या होगा, ये जो आपके पास में क्या था, ऑक्सिलरी थायरिस्टर था, वो ऑक्सिलरी थायरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑन, क्योंकि मैंने इसको गेट पल्स दे दिया है। इन सभी पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट जल्दी से बता दो, क्योंकि मैंने बोला कि ये स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा, पूरा एक साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको डाउट आएगा बाद में, तो मैं बाद में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा डाउट, ठीक है। जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये ऑन हो गया, अब ये ऑन हो गया, तो चलो अगर मैं चेक करूं तो देखो ये आई नोट करंट कहां से होके आएगा, तो ये आई नोट करंट कहां से होके आएगा, मेन थायरिस्टर में से। ये आई नोट करंट अभी भी जो कांस्टेंट है वो कहां से होके आएगा, मेन थायरिस्टर में से। और कैपेसिटर अगर आपके पास में ये ऑन हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा, कैपेसिटर में से जो करंट फ्लो होगा वो यहां पर कुछ करंट फ्लो होगा। अगर ये ऑन हो गया है तो कैपेसिटर वाला प्रोसेस तो ऐसे स्टार्ट होगा, तो कैपेसिटर का करंट इस पाथ में से फ्लो होगा, क्योंकि इधर से तो होके आ नहीं सकता है, क्योंकि ये डायोड आपका ऑफ है। तो मैं बोल रहा हूँ कैपेसिटर का करंट इस तरीके से फ्लो होगा इस पाथ में, और आई नोट जो मेन थायरिस्टर में से जो करंट आएगा वो आपका अभी भी आई नोट आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन किया तो अभी भी क्या है, मेन थायरिस्टर में से तो कौन सा करंट आ रहा है, आई नोट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी भी आपका आई टी एम जो होगा मेन थायरिस्टर का करंट वो आई नोट रहेगा। दूसरा, अगर आप इस सर्किट को चेक करोगे, तो ये सर्किट वही है जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किए थे। कैपेसिटर वीएस वोल्टेज से इनिशियली चार्ज, इंडक्टर, बाकी ये शॉर्ट हो चुका है पूरा पाथ। यानी ये तो वही सर्किट है कि कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर इनिशियली वीएस वोल्टेज से चार्ज है। तो यहां पर अगर आपको पता होगा, कल मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था, ये सर्किट, कैपेसिटर इनिशियली वीएस वोल्टेज से चार्ज, देखो दोनों सेम पोलरिटी में चार्ज, देख लेना, प्लस प्लस माइनस और माइनस सेम पोलरिटी में चार्ज। तो यहां पर भी बताओ मेरे पास में रेफरेंस क्या है, बताओ। तो यहां पर भी मेरे पास में रेफरेंस क्या है, अगर इस सर्किट में देखोगे तो ये सर्किट है, देखो दोनों रेफरेंस सेम पोलरिटी में चार्ज। यानी यहां पर तो वही सर्किट बन रहा है जो अपन ने कल एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका मतलब यहां पर भी वीसी इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा बताओ, कैपेसिटर का वीसी वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहां से आप इक्वेशन बना लो, तो वीसी इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में, वीएस कोस ओमेगा टी। वीसी इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में, वीएस कोस ओमेगा नॉट टी। ये कल मैं आपको सर्किट एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसके अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्टली यहां पर लिख दिया। लेकिन देखो,
अब यहां से जो करंट आएगा वो करंट इस तरीके से फ्लो होगा, ये करंट इस तरीके से फ्लो होगा। आप मुझे तो करंट ऐसे आ रहा है, बट मेरा रेफरेंस अपोजिट है। मेरा जो रेफरेंस है आईसी का रेफरेंस, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है? अगर आपको पता करंट तो ऐसे फ्लो होना चाहिए था क्योंकि ये प्लस है, बट अगर मेरा करंट का रेफरेंस अगर अलग है, अगर करंट का रेफरेंस अगर अलग है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आईसी यहां पर क्या आया था, तो आईसी भी मैंने लिखाया था आपको आईपी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी। क्या लिखाया था? आईपी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी। बट यहां पर जो होगा मेरे पास में, आईपी को मैं माइनस कर रहा हूं, माइनस आईपी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी लिख रहा हूं मैं। माइनस आईपी क्यों किया हुआ है? क्योंकि मेरा जो करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट इधर फ्लो हो रहा है, बट मेरा रेफरेंस इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैंने बोल दिया आईसी जो होगा वो एक्चुअली इक्वेशन तो आईपी साइन ओमेगा नॉट टी, बट माइनस आईपी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी आएगा। आईटीएम जीरो नहीं, सॉरी आईटीएम जीरो नहीं है, आईटीएम आई नोट है ना, आईटीएम आई नोट है, वो लिख दिया होगा मिस्टेक से। आईटीएम आई नोट है ना, जीरो नहीं है। मेन थायरिस्टर में से जो करंट आ रहा है कौन सा है? वो आपका आई नोट करंट है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेन थायरिस्टर करंट आई नोट है, वीसी इक्वल टू वीएस कोस ओमेगा नॉट टी है, और आईसी इज इक्वल टू माइनस आईपी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी है। माइनस आईपी क्यों लिखा हुआ है बताओ मैंने? माइनस आईपी क्यों लिखा हुआ है मैंने? क्योंकि मेरे पास में जो मेरा रेफरेंस है, जो करंट फ्लो हो रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैं लिख दिया माइनस आईपी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी। तो चलो इन चीजों को अपन वेवफॉर्म में ड्रॉ करते हैं। वेवफॉर्म में क्या है? तो यहां पर मैंने एज्यूम करके चला हुआ है कि करंट आई नोट क्या है? कांस्टेंट है। तो मैंने पहले ड्रॉ कर दिया कि करंट आई नोट क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। दूसरा आईसी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बताओ? माइनस आईपी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी है। तो माइनस आईपी अगर आप बात करोगे तो ये मेरे पास में क्या होगा? माइनस आईपी होगा, माइनस आईपी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी है। तो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पास में जो करंट होगा वो क्या रहेगा? आईपी नेगेटिव के अंदर। माइनस आईपी, अगर ये प्लस आईपी होता तो मैं इसको ऊपर लेके आता, ठीक है, यही प्लस आईपी होगा तो मैं ऊपर से लेके आऊंगा, लेकिन माइनस आईपी है, मैं यहां से लेके जा रहा हूँ, ये माइनस आईपी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी है। मेन थायरिस्टर करंट जो क्या है बताओ? अभी भी आईटीएम कितना है? आई नोट। मेन थायरिस्टर करंट कितना है? आई नोट। और ये मैंने डॉटेड में ड्रॉ कर रखा है, ये आई नोट की लाइन है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर मेन थायरिस्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है बताओ? आई नोट करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट समझना, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे पास में आई नोट करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया कि ये आई नोट है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया कि यहाँ पर करंट क्या फ्लो हो रहा है? आई नोट करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, समझना। नेक्स्ट, वीसी इक्वल टू कितना है? वीएस कोस ओमेगा नॉट टी। और वीएस कोस ओमेगा नॉट टी, कोस का ग्राफ तो आपको पता ही होगा। अगर अपन वीएस कोस ओमेगा नॉट टी ड्रॉ करें तो कोस का ग्राफ क्या आएगा समझ लेना। तो यहां से क्या आ रहा है? वीएस कोस ओमेगा नॉट टी, यही होगा वीएस कोस ओमेगा नॉट टी। तो मैंने यहाँ पर कोसाइन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया कि वीएस कोस ओमेगा नॉट टी आ रहा है, तो वीएस कोस ओमेगा नॉट टी अपन ने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है कि ये वीएस कोस ओमेगा नॉट टी होगा। और यहां पर क्या होगा? आप मुझे बताओ यहां से यहां तक है पूरा टाइम कितना लगेगा? तो आपको पता है आईसी इजिकल टू आईपी साइन ओमेगा नॉट टी, यानी यहाँ पर साइन का करंट जीरो हो चुका है, तो ये पॉइंट, ये क्या होगा मेरे पास में? पाई होगा। और मैं अगर टाइम टी के रेस्पेक्ट में बना रहा हूं, इसको टाइम टी के रेस्पेक्ट में बना रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा बताओ? ये जो टाइम होगा वो टाइम टी कितना होगा? पाई रूट एलसी होगा क्या? बता चुका हूं मैं, ये पॉइंट कल बताया था मैंने आपको, पाई रूट एलसी। ये मेरे पास है पाई, ये तो ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई है, तो टी कितना होगा? पाई बाई ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1/√LC। तो ये मैंने लिख दिया पाई रूट एलसी, यहां से यहां तक का क्या होगा? टाइम होगा। और मैं बोल रहा हूं कि आपके पास में ये पॉइंट पाई है, तो आपको पता है यहां से कहां से स्टार्ट हुआ ये? प्लस वीएस से। तो ये कैपेसिटर कहां पर चला जाएगा बताओ? माइनस वीएस पर। और इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पर कौन सी डिवाइस ऑन है बताओ? आपका मेन थायरिस्टर भी आपका ऑन है। और मैंने यहाँ पर किसको भी ऑन रखा हुआ है? ऑक्सिलरी थायरिस्टर को भी ऑन रखा हुआ है इन सभी वेवफॉर्म में। और यहाँ पर क्या होगा? इस प्रोसेस के अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी से। इन प्रोसेस में किसी को कोई डाउट? नहीं आनंद, मेन थायरिस्टर से कैसे डिस्चार्ज होगा? इधर देखो, कैपेसिटर। आप मेन थायरिस्टर डिस्चार्ज कैसे कर सकते हो? कैपेसिटर में बोल रहा हूं कि इस पोलैरिटी में चार्ज है। ऑक्सिलरी थायरिस्टर आपका क्या है? ऑफ था। ये डायोड आपका उस टाइम पर ऑफ था, क्योंकि कैपेसिटर खुद को रिवर्स बायस कर रहा है। तो देखो ये भी ऑफ था,
ये भी ऑफ है। अब मेन थायरिस्टर से कैसे डिस्चार्ज करवा सकते हो? अगर यहां से करंट फ्लो करवा भी दिया, इधर जाएगा, फिर यहां से करंट, चलो ठीक है इधर ले आए, अब ऐसा तो नहीं होगा फिर से यहीं से एंटर करेगा? क्योंकि आपको पता है करंट अगर प्लस से लीव हुआ है तो आपके पास में क्या होना चाहिए? अगर यहां से प्लस से अगर लीव हुआ है करंट, तो माइनस पे एंटर भी तो करना चाहिए, और माइनस पे एंटर करने के लिए इधर से करंट आना चाहिए। करंट ऐसे आपके पास में आएगा नहीं, ये आपका ऑफ रखा हुआ है मैंने, इसका मतलब मेन थायरिस्टर से कैसे डिस्चार्ज हो सकता है? अरे क्लियर है? अच्छा, जय पूछ रहे हैं कि टीए को ऑन करने से क्या फायदा हुआ? अभी फायदा मिलेगा, अभी वेट करो जय, बस अगले स्टेप में आपको फायदा मिलेगा कि मैंने टीए को जो आपके पास में क्या किया हुआ है, ऑन किया हुआ है, उससे क्या बेनिफिट मिला? अभी तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, अभी भी मेन थायरिस्टर में से आई नोट करंट ही है, अभी भी कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। बट मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर इस प्रोसेस में ये करंट फ्लो हो रहे होंगे, इस तरीके से आपके पास में क्या होगा, ये मैंने इक्वेशन लिख दी क्योंकि ये मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो मैंने बोला आईटीएम मेन थायरिस्टर करंट अभी भी आई नोट है, वीसी वीएस कोस ओमेगा नॉट टी है, आईसी माइनस आईपी इंटू साइन ओमेगा नॉट टी है। तो बस मैंने ये वेवफॉर्म में ड्रॉ कर दिया कि आईसी जो है माइनस आईपी साइन ओमेगा नॉट टी है, आईटीएम अभी आई नोट है, वीसी इक्वल टू वीएस कॉस ओमेगा नॉट टी है। अभी बस ये स्टेप लिखा हुआ है, क्लियर है? वी नोट वाला ग्राफ कहाँ लिखा हुआ है? मैंने वी नोट का ग्राफ नहीं ड्राइव किया हुआ, वीसी है, वी नोट नहीं है, वीसी है। वीसी जो है वीएस कोस ओमेगा नॉट टी, अरे मैंने कोस का ग्राफ बनाया है, कोस की फॉर्म तो आती है ना जिग्नेश, ऐसे क्या कर रहे हो? वीसी वीएस कोस ओमेगा नॉट टी, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, समझदार। अब मैं बोल रहा हूं ये प्रोसेस हुआ है मेरे पास फर्स्ट प्रोसेस, इस प्रोसेस के अगर मैं एंड में बात करूं कि इस प्रोसेस के एंड में क्या हो रहा होगा, तो इस प्रोसेस के एंड में आईसी करंट जीरो हो चुका होगा। पहले स्टेप की जो पहला केस है उसके एंड में क्या हुआ है, आईसी करंट जीरो हो चुका है। अभी भी आपका मेन थायरिस्टर में से करंट, मेन थायरिस्टर अभी भी आपका ऑन स्टेट में है, और वीसी कितना हो चुका है, माइनस वीएस, ठीक है। इस प्रोसेस की अगर एंड में बात करूं तो वीसी कितना हो चुका है, माइनस वीएस। तो चलिए यहां पर एक और पॉइंट लिख देता हूं मैं कि इस प्रोसेस के एंड में क्या हुआ होगा। तो मैं यहां से कुछ कलर चेंज करके लिख देता हूं कि एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस क्या होगा, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, किसी को डाउट हो तो ये स्टेप बाय स्टेप पूछते जाना है ना, ये स्टेप कंप्लीट हो जाए तब उसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। इस प्रोसेस के एंड में क्या हुआ है, तो मैं इस कलर से लिख रहा हूं कि इस प्रोसेस के एंड में कैपेसिटर प्लस माइनस वीएस इस पोलैरिटी से चार्ज हो चुका है। कैपेसिटर अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज हो चुका है, वो कैसे पता लगा मुझे, तो मुझे वेवफॉर्म से पता लगा कैपेसिटर का वोल्टेज माइनस वीएस जा चुका है। दूसरा, इस प्रोसेस के एंड में तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, वीसी जो था मेरे पास में, पहले वीसी आपका प्लस माइनस, पहले वीसी क्या था आपका, प्लस माइनस वीएस था, वो अब क्या हो चुका है, माइनस प्लस वीएस पर जा चुका है। पहला मुझे यहां से पता लग गया। अगर ऐसी पोलैरिटी में कैपेसिटर चार्ज हो गया, और अभी आपका मेन थायरिस्टर क्या था बताओ इस प्रोसेस के एंड में, मेन थायरिस्टर अभी भी क्या है, ऑन स्टेट में है। इस प्रोसेस के एंड में अभी भी आपका मेन थायरिस्टर ऑन स्टेट में है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये आईसी करंट जीरो हो चुका है, आईसी करंट जीरो हो चुका है, इसका मतलब किस में से जीरो हो चुका है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर में से करंट जीरो हो चुका है। आईसी करंट किससे होकर हो रहा है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर से। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस प्रोसेस के एंड में आईसी करंट ऑक्सिलरी थायरिस्टर से करंट जीरो हो चुका है, कैपेसिटर इस पोलैरिटी में चार्ज हो गया था। तो बताओ यहां पर मैं क्या बोलूंगा, इधर से माइनस आ जाएगा और यहां से प्लस आ जाएगा। तो आपका ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑफ भी हो चुका है, करंट भी जीरो हो चुका है इसमें से, और ये रिवर्स बायस भी हो गया है, इसका मतलब ये रिकवर भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि इस प्रोसेस के एंड में क्या हुआ है, तो ऑक्सिलरी थायरिस्टर क्या हो चुका होगा, ऑफ हो गया होगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस हो गया है। नेक्स्ट, यहां से मैं देखूंगा तो ये जो माइनस है, अभी मेन थायरिस्टर ऑन है, तो ये माइनस इसके अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, ये प्लस, यानी डायोड भी आपका फॉरवर्ड बायस हो चुका है। तो इस प्रोसेस के एंड में क्या हुआ है, डायोड आपका क्या हो चुका है, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में अब वो क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑन हो जाएगा। जल्दी से बताओ इन सभी पॉइंट में किसी को कोई डाउट, इन सभी पॉइंट में किसी को कोई डाउट? इन सभी पॉइंट में किसी को कोई डाउट, क्योंकि मैं फिर इसको यहां से इरेज कर रहा हूं। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नहीं है किसी को कोई डाउट?
चलिए ठीक है, समझना। तो यहां पर क्या है, इस प्रोसेस के एंड में ये आपका था स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट या केस फर्स्ट। नेक्स्ट, अब मैं आ रहा हूं केस टू, यानी पहले प्रोसेस के एंड में जो हुआ है, वो जो मैं अगला प्रोसेस स्टार्ट करूंगा उसके लिए किसका काम करेगा, स्टार्टिंग का। तो मैं क्या बोल सकता हूं, केस टू में क्या हो रहा होगा यहां पर, केस टू, तो केस टू जो है वो अपन इसी कलर से लिख देते हैं कि वीसी मेरे पास में यहां पर क्या हो चुका है, बताओ अभी भी क्या है, केस टू में टीए क्या हो चुका है आपका, ऑफ हो गया है। डायोड आपका क्या हो चुका है, ऑन हो गया है। मेन थायरिस्टर अभी भी क्या था बताओ आपका, ऑन स्टेट में था। ये मैंने लिख दिया है कि मेरे पास में क्या हो रहा है इस प्रोसेस के एंड में, ठीक है। तो चलिए वो काम कर देते हैं सर्किट में, कि मेरा जो करंट अब ऐसे फ्लो नहीं होगा, ये करंट पहले स्टेप का था। कैपेसिटर अब इस पोलरिटी में चार्ज नहीं रहा है, कैपेसिटर अब इस पोलरिटी में चार्ज हो गया है, कहां पर, ये माइनस एंड प्लस वीएस। कैपेसिटर अब इस पोलरिटी में चार्ज हो गया है। ऑक्सिलरी थायरिस्टर आपका ऑफ हो गया है। मेन थायरिस्टर अभी भी आपका ऑन स्टेट में है। डायोड आपका क्या हो चुका है, फॉरवर्ड बायस। तो मैं क्या बोलूंगा, डायोड यहां पर क्या हो गया होगा, फॉरवर्ड बायस। तो ये ऑन हो जाएगा। अब ऐसा ही सर्किट फॉर्म होगा या नहीं होगा, अरे अब ऐसा सर्किट होगा या नहीं होगा कि मेरे पास है मेन थायरिस्टर ऑन है, डायोड ऑन हो चुका है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑफ हो चुका है, और कैपेसिटर पोलरिटी में चार्ज है। अब बताओ अब क्या होगा, अब क्या प्रोसेस रहेगा। तो देखो, मेन थायरिस्टर ऑलरेडी ऑन स्टेट में। अगर मैं इस सर्किट को देखूं, अब कैपेसिटर दोनों अपोजिट पोलरिटी में चार्ज हो गए, ठीक है, कैपेसिटर दोनों अपोजिट पोलरिटी में चार्ज हो गए। तो मैं क्या बोलूंगा, इस बार क्या होगा, इसके प्लस से करंट फ्लो होगा, यहां से क्या होगा, तो इस बार इसका जो ये जो पाथ रहेगा इसमें करंट क्या होगा, इस तरह से होगा। अरे इस सर्किट के लूप यही होगा ना, ये मेरे पास में ऑन था, शॉर्ट सर्किट में बोला हूं, एक तो मेरे पास में कंपोनेंट ये जाएगा, इधर से क्या आ रहा है, आईटीएम करंट आ रहा है। इसका मतलब इस बार जो कैपेसिटर वाला पाथ है वो इस तरह का होगा। क्लियर है। तो देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं इस बार मेरे पास में, तो ये तो लूप फिर से वही हुआ क्या, ये भी शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट। तो अगर ये सर्किट आप चेक करोगे, देखो कैपेसिटर इनिशियली वीएस से चार्ज, इंडक्टर और शॉर्ट, ये तो फिर से वही सर्किट आ गया जो अपन ने कल एक्सप्लेन किए थे। अरे ये तो इंडक्टर कैपेसिटर वाला वही सर्किट है। फिर तो यहां पर मैं वीसीजी इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ, वीसीजी इक्वल टू वीएस कोस ओमेगा नॉट टी होगा। लेकिन इस बार आज वीसीजी इक्वल टू माइनस वीएस कोस ओमेगा नॉट टी होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों लिखा हुआ है माइनस वीएस, ये दोनों अपोजिट पोलरिटी में चार्ज है। कल मैंने आपको बताया दो इक्वेशन आएगी, एक प्लस वीएस की और एक माइनस वीएस की। तो मैंने यहां पर लिख दिया, इस बार क्या है, क्योंकि मेरे पास में जो सेकंड स्टेप है, ये ध्यान रखना, ये जो स्टेप है ना, ये लिखा हुआ है, ये स्टेप कंप्लीट हो गया है यहीं पर, ठीक है, ये स्टेप यहीं पर कंप्लीट हो गया। फिर से मैं दूसरी स्टेप अगेन जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से यहां तक का टाइम पायरूट एलसी है, वो प्रोसेस खत्म हो गया। अब एक नया सर्किट फॉर्म हुआ, ये मेरे पास में एक नया सर्किट है, इसको मैं फिर से टाइम टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, अब जीरो पर कैपेसिटर क्या है बताओ, इनिशियली, और दोनों रेफरेंस अपोजिट डायरेक्शन में। तो बोला वीसीजी इक्वल टू कितना होगा, माइनस वीएस होगा। तो यहाँ से वीसीजी इक्वल टू माइनस वीएस होगा, जब दूसरे प्रोसेस में टाइम टी इक्वल टू जीरो पुट करो, तो इसीलिए मैंने वीसीजी इक्वल टू माइनस वीएस कोस ओमेगा नॉट टी लिखा हुआ है। क्लियर है। अब ये भी सर्किट तो वही है, और इस सर्किट के लिए आईसी इक्वल टू, दोनों सर्किट में आपको पता होगा आईसी इक्वल टू आईपी साइन ओमेगा नॉट टी आया था। तो यहां पर देखो, अब करंट जो फ्लो रहा है, मेरा जो रेफरेंस है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इस बार जो होगा आपका आईसी इक्वल टू क्या होगा, आईपी साइन ओमेगा नॉट टी होगा। आईसी इक्वल टू कितना होगा, आईपी साइन ओमेगा नॉट टी होगा। तो मैंने बोल दिया ये मेरे पास में इक्वेशन आ रही होगी यहां तक। नेक्स्ट, अब मेरे पास है आईटीएम करंट कितना होगा। तो देखो यहां से क्या आ रहा है, आईटीएम मेन थैरिस्टर करंट आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, आईसी करंट आ रहा है, इधर कितना करंट जा रहा है, आई नोट। तो यहां अगर मैं केसीएल अप्लाई करूं, केसीएल, तो यहां से आईटीएम प्लस आईसी इक्वल टू आई नोट जा रहा है, क्योंकि लोड करंट तो कांस्टेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो यहां पर क्या होगा, आईटीएम प्लस आईसी इक्वल टू आई नोट है। तो बताओ मेन थायरिस्टर करंट कितना होगा, मेन थायरिस्टर करंट कितना होगा, मेन थायरिस्टर करंट कितना होगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, आईटीएम इक्वल टू रहेगा आई नोट माइनस आईसी, आईटीएम इक्वल टू होगा आई नोट माइनस आईसी। ये जो सारा लिखा हुआ है, इन सभी में किसी को कोई डाउट, जल्दी बताओ, इन सभी पॉइंट में किसी को कोई डाउट, वो मैंने कैसे लिखे हुए सारे।
जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट? ये मैंने इक्वेशंस कैसे लिखी हुई है सारी? किसी को कोई डाउट? क्योंकि मैं एक बार रफ करने के बाद में फिर डाउट नहीं बता पाऊंगा, मैं यहाँ से अगर इरेज कर दूंगा तो। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। लास्ट वाला करंट का इक्वेशन, ठीक है, ये वाला ना। यहां पर मैं इस पॉइंट पर केसीएल अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां से देखो कितना करंट आ रहा है, आईसी, इधर से आईटीएम इक्वल टू क्या जा रहा है, आई नोट है ना, लोड में से तो कांस्टेंट करंट है, तो मैंने बोल दिया आईटीएम प्लस आईसी इक्वल टू आई नोट। तो आईटीएम प्लस आईसी इक्वल टू आई नोट, तो आईटीएम कितना हो जाएगा, आई नोट में से आईसी उधर ले गया मैं, माइनस हो गया। और ये तो आईपी साइन ओमेगा नोट टी ही है, आईसी इक्वल टू, ये तो मैंने कल आपको डेरिवेशन भी कराया था इसके अंदर। तो इस लूप के अंदर आईसी इक्वल टू आईपी साइन ओमेगा नोट टी होगा। तो इन सभी इक्वेशन में क्या करते हैं अपन, वेवफॉर्म में जाके ड्रॉ करते हैं कि वेवफॉर्म में क्या है समझना। पहला, आई नोट तो अपन ने कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ है। इस बार आईसी इक्वल टू कितना आ रहा है, आईपी साइन ओमेगा नोट टी। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर, आईसी इक्वल आईपी साइन ओमेगा नोट टी है। तो देखो यहां से क्या होगा, इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, समझ लेना। ठीक है, समझ लेना। ये जो मैंने डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रखा है, ये डॉटेड लाइन मेरे पास में किसकी है बताओ, आई नोट की है। डॉटेड लाइन किसकी में, आई नोट की है। तो मैं बोल रहा हूं यहां से मेरे पास में आईपी साइन ओमेगा नोट टी है, तो साइन ओमेगा नोट टी मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। और मैं यहां पर आके चेक करूं इस पॉइंट पर कि साइन है तो आगे क्या ग्राफ क्या होगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, साइन आ रहा है तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, लेकिन पूरा ड्रॉ नहीं करना है। पूरा ड्रॉ क्यों नहीं करना है, मैं रफली ड्रॉ कर लेता हूं, बट मैं यहीं तक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या हुआ है बताओ, ये लाइन किसकी है, आई नोट की है। इस पॉइंट पर आने के बाद में क्या हुआ है, तो आप चेक कर रहे होंगे, इस पॉइंट पर आने के बाद में आपका आईसी करंट और आई नोट करंट दोनों इक्वल हो चुका है। इस पॉइंट पर क्या हुआ है, आईसी करंट और आई नोट करंट दोनों क्या हो गए, इक्वल। यहां पर समझना, मैं क्या बोल सकता हूं, इस पॉइंट पर आने के बाद में इस पॉइंट पर आपका आईसी करंट और आई नोट करंट दोनों क्या हो गया, इक्वल। और अगर दोनों अगर इक्वल हो गए तो क्या होगा, तो यहां पर इक्वेशन में हो, इस पॉइंट पर आईसी करंट और आई नोट करंट दोनों इक्वल हो गए हैं, और दोनों अगर इक्वल हो गए तो मेन थायरस का करंट कितना हो जाएगा, जीरो। मेन थायरस का करंट जीरो हो जाएगा, तो बताओ मेन थायरस का करंट जीरो होने का मतलब मेन थायरस क्या हो चुका होगा, ऑफ। मेन थायरस क्या हो गया होगा, ऑफ। तो मुझे ऑफ ही तो करना था मेन थायरस्टर को, इसका मतलब मेन थायरस्टर का अगर कम्यूटेशन करना है तो वो तो यहाँ पर आपका थायरस्टर यहीं पर ऑफ हो चुका होगा, इस पॉइंट पर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पॉइंट पर जैसे आपके पास में आईसी इक्वल टू क्या हो गया, मेरे पास में आई नोट के इक्वल चला गया, तो मेरे पास में मेन थायरस्टर मेरा ऑफ हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, समझना। अगर बाय चांस, अगर बाय चांस आपका करंट इस तरह से होता, अगर आपका बाय चांस ये जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो होता, आईसी इक्वल टू आईपी साइन ओमेगा नॉट टी, इस तरह के करंट हो जाता। अगर आईसी का ग्राफ सपोज मान के चलो इस तरीके से होता, तो बताओ क्या हो रहा है, क्या इस ग्राफ में कभी भी आपका आईसी करंट आई नोट के इक्वल होके जाएगा, क्या कभी इक्वल होगा क्या? इस ग्राफ अगर आप आईपी साइन ओमेगा नोट टी तो ड्रॉ करना है ना, आईपी सी भी साइन ही है आपके पास में। अगर आईपी साइन ओमेगा नोट टी तो अगर इस तरह से वेवफॉर्म आती है तो क्या कभी आपका आईसी करंट आई नोट के इक्वल होगा? क्या कभी आपका आईसी करंट आई नोट के इक्वल होगा? नहीं। अगर आईसी करंट आई नोट के इक्वल नहीं होगा तो क्या कभी भी आपका मेन थायरस्टर का करंट जीरो होगा? नहीं। और मेन थायरस्टर का करंट जीरो नहीं होगा, क्या कभी भी आपका मेन थायरस्टर ऑफ होगा? नहीं। इसका मतलब आपके थायरस्टर का कम्यूटेशन ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके थायरस्टर का कम्यूटेशन ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आपके थायरस्टर का कम्यूटेशन कब होगा, तो एटलीस्ट आपके पास में इस तरह का ग्राफ आ जाए, एटलीस्ट इस तरह का ग्राफ हो। तो देखो इस पॉइंट पर आने के बाद में क्या हुआ है, आईसी और आई नोट दोनों इक्वल हो गया, और आईसी और आई नोट अगर इक्वल हो गया तो मेरा मेन थायरस्टर यहीं पर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो वैल्यू है इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, आईपी, और इस करंट को अपन क्या बोलते हैं, आईपी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर अगर आपसे बोल दिया जाए
कंडीशन फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन क्या होगी? कंडीशन फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन क्या होगी बताओ? तो सक्सेसफुल कम्यूटेशन के लिए क्या कंडीशन होगी कि आपका जो आईपी होना चाहिए एटलीस्ट आई नोट के इक्वल होना चाहिए। अगर आपका आईपी एटलीस्ट आई नोट के इक्वल टू या उससे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो उस केस में आपका थायरिस्टर का कम्यूटेशन सक्सेसफुल होगा। अगर ये वाला ग्राफ होता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपके पास में आईपी है पूरा और यहीं पर इक्वल हो चुका है। अरे क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? जल्दी बताओ। इसका मतलब आपके पास में यहां पर कंडीशन फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन के लिए क्या होगा? आईपी ग्रेटर देन और इक्वल टू आई नोट होना चाहिए। आपको गेट में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सर्किट बना के दे देगा, पूछेगा बताओ इस सर्किट में कम्यूटेशन सक्सेसफुल है या नहीं है थायरिस्टर का। तो आपको क्या करना होगा? आईपी निकालना होगा। आईपी कैसे निकालोगे? कल मैं आपको बता चुका हूं, आईपी इज इक्वल टू वीएस रूट सी बाई एल होता है। तो यहां से वीएस रूट सी बाई एल की वैल्यू निकालोगे, सी और एल आपको दे रखा होगा, वीएस आपको दे रखा होगा, आई नोट से कंपेयर करोगे और वहां से अगर आपका आईपी आई नोट से ग्रेटर देन या इक्वल टू हुआ तो कम्यूटेशन क्या होगा? आपका सक्सेसफुल होगा। क्लियर है? तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर देखो इक्वल टू ये हो सकता है, मैक्सिमम टाइम इतना हो सकता है। देखो इधर आपका अगर आईपी ज्यादा है तो फिर यहीं पर सारा स्टॉप हो जाएगा। लेकिन आपके पास में अगर आईपी कम है और कम होते होते इस पॉइंट पर आ गया तो एटलीस्ट इतना मैक्सिमम टाइम लगेगा। ये जो पॉइंट है ना, इतना मैक्सिमम टाइम लगेगा थायरिस्टर कम्यूटेशन के लिए। लेकिन अगर सपोज इससे और नीचे आ गया तो फिर तो आपका कम्यूटेशन ही सक्सेसफुल नहीं होगा। यानी आपको एग्जाम में अगर बोल दिया जाए कि आपका जो मेन थायरिस्टर है वो कितने टाइम तक ऑन रहेगा, जब मैंने ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन किया है, सुनना क्वेश्चन क्या पूछेगा? ऑक्सिलरी थायरिस्टर को अपन ने ऑन यहीं पर किया था 0 पर, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन करने के बाद में आपका मेन थायरिस्टर कितने टाइम के लिए ऑन रहेगा? तो देखो एक तो पाई रूट एलसी के लिए ऑन रहेगा और एक इतने टाइम के लिए ऑन रहेगा जब तक आपका आईसीआई नोट के इक्वल नहीं जाएगा। मैक्सिमम पूछा है कि मैक्सिमम कितने टाइम के लिए होगा, तो मैक्सिमम इतना हो सकता है जब आईपी आई नोट के इक्वल हो जाए, क्योंकि अगर ज्यादा हुआ आईपी तो उससे पहले ही ऑफ हो जाएगा। ये सारे पॉइंट क्लियर है? मैं यूज करूंगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल के अंदर, ये सारे पॉइंट क्लियर है कि मैक्सिमम टाइम तो यहां तक हो सकता है कम्यूटेशन सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन उससे कम पर ही हो सकता है। उससे ज्यादा अगर हुआ तो कम्यूटेशन आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। क्लियर है सारे पॉइंट? क्लियर है सारे पॉइंट? मैक्सिमम टाइम, ठीक है। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेरे पास में क्या होगा, अगर इस तरह का ग्राफ आता है तो यहां पर आईपी और आई नोट दोनों इक्वल है, तो यहां पर भी आपका मेन थायरिस्टर ऑफ हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आईसी और आई नोट जब इक्वल हो जाएगा तब आपका मेन थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा। अगर ज्यादा है तो देखो ये आपका ज्यादा वैल्यू है, अगर आईसी करंट की वैल्यू ज्यादा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका आईसी और आई नोट यहीं पर इक्वल हो गया तो मेन थायरिस्टर वहीं पर ऑफ हो जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आपसे बोला जाएगा मैक्सिमम कहां पर जाके ऑफ हो सकता है, तो यहां पर ऑफ हो सकता है कि यहां पर भी अभी आईसी और आई नोट इक्वल है। अगर इससे ज्यादा टाइम की बात करोगे तो इससे ज्यादा टाइम तो क्या हुआ, तभी हो सकता है जब इससे और नीचे आए, और नीचे आने के बाद में तो आईसी और आई नोट कभी इक्वल ही नहीं हो पाएगा, कभी आपका मेन थायरिस्टर ऑफ ही नहीं होगा। अगर इससे थोड़ा सा और ऊपर हुआ तो देखो यहीं पर इक्वल हो गया। इसका मतलब मैक्सिमम तो यहां तक ऑफ हो सकता है आपका टाइम, उसके बाद में कभी भी मतलब आपका मेन थायरिस्टर, उसके बाद में कभी भी आपका मेन थायरिस्टर ऑफ ही नहीं होगा। क्लियर है अब तो? क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? मैक्सिमम टाइम अब तो समझ में आ गया होगा ना। मैक्सिमम टाइम का मतलब क्या है, आईपी और आई नोट दोनों इक्वल हो जाए, आईपी और आई नोट इक्वल हो जाए वो मैक्सिमम टाइम होगा, वो मैक्सिमम टाइम होगा। तो मतलब मैक्सिमम टाइम जब आईपी और आई नोट और उससे नीचे होने का मतलब तो फिर तो कम्यूटेशन आपका सक्सेसफुल ही नहीं हो रहा है। जब आईपी और आई नोट इक्वल हो जाए वही आपका मैक्सिमम होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए ठीक है, अब समझना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर अगर नहीं हुआ हो किसी को फिर भी पूछ लेना, फिर ये बता दूंगा मैं। यहां तक क्लियर है? जय समझ में आ गया? जय समझ में आ गया?
ठीक है, समझना। डाउट हो तो पूछ लेना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी यहां तक का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपसे बोल दिया जाएगा कि मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ये टाइम कितना है, ये टाइम T2 टाइम है, क्योंकि मैं एफएम किस में बना रहा हूं, ग्राफ किस में बना रहा हूं, टाइम टी में। तो मैं बोल रहा हूं ये T2 टाइम है। इस T2 टाइम ड्यूरेशन के अंदर मेरे पास में क्या होगा, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ आपके पास में मेन थायरस्टर कितने टाइम के लिए ऑन रहेगा, जब मैंने ऑक्सिलरी थायरस्टर को ऑन किया, तो क्या बोलोगे? ये टाइम तो था पाई रूट एलसी, प्लस एक्स्ट्रा टाइम कितना हुआ T2 टाइम, कि T2 टाइम पर जाकर मेरा मेन थायरस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, पाई रूट एलसी प्लस T2। इतने टाइम के लिए आपका मेन थायरस्टर फिर भी ऑन रहेगा ऑक्सिलरी थायरस्टर को ऑन करने के बाद में। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा T2 कितना होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एट टाइम T इज इक्वल टू T2 पर क्या हो रहा है बताओ। तो यहां से क्या होगा, आई नोट और आईसी दोनों इक्वल हो रहे हैं। अरे एट टाइम T इज इक्वल टू T2 पर क्या हो रहा है, आई नोट एंड आईसी दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ बताओ, क्या बोल सकता हूं मैं, एट टाइम T इज इक्वल टू T2 पर आईसी इक्वल टू कितना है, आई नोट है। और आईसी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई क्या होगी, आईपी इंटू साइन ओमेगा नोट टी। टी की जगह क्या जाएगा, T2 इक्वल टू आई नोट। तो यहां से बताओ ओमेगा नोट T2 इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन इनवर्स आई नोट डिवाइड बाय आईपी। साइन इनवर्स आई नोट डिवाइड बाय आईपी, और ओमेगा नोट की वैल्यू क्या होती है, 1/√LC। तो यहां से बताओ T2 कितना आ जाएगा, √LC साइन इनवर्स आई नोट डिवाइड बाय आईपी, √LC साइन इनवर्स आई नोट बाय आईपी। तो आप मुझे बताओ, आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, कंडक्शन टाइम पीरियड ऑफ, कंडक्शन टाइम ऑफ मेन थायरिस्टर, कंडक्शन टाइम ऑफ मेन थायरिस्टर आफ्टर ऑक्सिलरी, या आफ्टर में शॉर्ट में लिख रहा हूं टीए ऑन। टीए के ऑन होने के बाद में आपका मेन थायरिस्टर कितने टाइम के लिए कंडक्ट करेगा, कंडक्शन टाइम पीरियड ऑफ मेन थायरिस्टर आफ्टर टीए ऑन। तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, कितने टाइम के लिए ऑन रहेगा आपका मेन थायरिस्टर, टी ऑन टाइम ऑफ मेन थायरिस्टर कितने टाइम के लिए ऑन रहेगा, तो कितना है, पाई रूट एलसी प्लस T2, और T2 की वैल्यू मैंने निकाल दी। तो टी ऑन टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा मेन थायरिस्टर का, वो आएगा पाई रूट एलसी प्लस √LC इंटू साइन इनवर्स आई नोट बाय आईपी, साइन इनवर्स आई नोट बाय आईपी। तो ये आपके पास में क्या होगा, टर्न ऑन टाइम होगा। फिर आपको क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि बताओ मैक्सिमम, आपसे बोल दिया जाएगा मैक्सिमम टर्न ऑन टाइम ऑफ मेन थायरिस्टर आफ्टर टीए ऑन, आफ्टर टीए ऑन फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन, फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन। तो क्या बोलोगे बताओ, मैक्सिमम टाइम तो कितना हो सकता है, जब आई नोट और आईपी दोनों क्या हो जाए, इक्वल। और मैक्सिमम टाइम इतना ही हो सकता है जब आपके पास में आईसी इक्वल टू आई नोट हो जाए, मतलब आईपी इक्वल टू कितना हो जाए, आईपी इक्वल टू कितना हो जाए, आई नोट। आईपी और आई नोट दोनों इक्वल हो जाए तो इतना मैक्सिमम टाइम हो सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं बताओ, कि टर्न ऑन टाइम ऑफ मैक्सिमम टाइम कितना होगा मेन थायरिस्टर का, मैक्सिमम टाइम कितना होगा। तो मैक्सिमम टाइम के लिए क्या करोगे बताओ, एक तो पाई रूट एलसी है ही है, और यहां से क्या है, √LC है, और साइन इनवर्स क्या होगा बताओ, आई नोट बाई आईपी की जगह पर क्या लिख दोगे, आई नोट बाई आईपी की जगह पर आई नोट और आई नोट दोनों कॉन्स्टेंट इक्वल हो गए तो कैंसिल हो जाएगा ये। और साइन इनवर्स वन कितना होता है, पाई/2। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 पाई/2 √LC, 3 पाई/2 √LC। इतना मैक्सिमम टर्न ऑन टाइम आपका मेन थायरिस्टर का होगा, 3 पाई/2 √LC। अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाए कि मिनिमम टर्न ऑन टाइम, आपको बोल देगा मिनिमम, आगे सेम रहेगा, टर्न ऑन टाइम ऑफ मेन थायरिस्टर। तो मिनिमम कितने टाइम के लिए ऑन रहेगा बताओ। तो इधर समझना वेव फॉर्म के अंदर, अगर ये आई नोट इतना है और अगर आई नोट हो सकता है इतना कम हो, अगर आई नोट कॉन्स्टेंट करंट की वैल्यू बहुत कम हो, तो देखो यहीं पर आईसी और आई नोट दोनों इक्वल हो गया। अगर और कम हो
तो यहीं पर आईसी और आई नोट इक्वल हो गया। तो मिनिमम कितना टाइम में, तो मिनिमम आई नोट अगर जीरो हो जाए तो मिनिमम कितने टाइम के लिए तो ऑन रहेगा ही रहेगा। अगर आई नोट जीरो हो जाए तो कितने टाइम के लिए मिनिमम ऑन रहेगा, मतलब आई नोट बहुत ही नेग्लेजिबल करंट हो। नेग्लेजिबल करंट और नेग्लेजिबल को अपन क्या मान के चलते हैं, अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो मैं बोल रहा हूँ आई नोट अगर वेरी नेग्लेजिबल हुआ तो मिनिमम पाई रूट एलसी के लिए तो ऑन रहेगा ही रहेगा आपका मेन थायरिस्टर। तो अगर आपको मिनिमम टर्न ऑन टाइम बोल दिया जाए तो क्या होगा बताओ। मिनिमम टर्न ऑन टाइम के लिए क्या करोगे, तो आई नोट क्या पुट करोगे, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाए। अगर अप्रोक्सीमेटली जीरो है तो यहां पर जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है। तो टर्न ऑन मिनिमम क्या रहेगा आपके पास में, पाई रूट एलसी तो होगा ही होगा। जल्दी से बताओ, इनमें किसी को कोई डाउट, इनमें किसी को कोई डाउट, इनमें किसी को कोई डाउट। ये मैंने कैसे लिखा हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। किसी को कोई डाउट नहीं, चलिए ठीक है। तो अपन यहां पर आते हैं, फिर से वेवफॉर्म बनाते एक बार, तो समझना। अब मेरे पास में क्या है, तो देखो ये मेरे पास में करंट इंक्रीज हो रहा है और मैंने यहां पर क्या लिखा है बताओ, कि यहां पर मेरे पास में आई टी एम इक्वल टू कितना है, आई सी माइनस आई नोट माइनस आई सी, क्या है, आई नोट माइनस आई सी। तो देखो आई नोट माइनस आईसी, आई नोट एक कांस्टेंट है, आईसी करंट इंक्रीज हो रहा है, आईसी करंट इंक्रीज होता है आई नोट पर जा रहा है, तब मेन थायरिस्टर करंट कितना हो चुका है, जीरो। तो इसका मतलब यहां पर मेन थायरिस्टर करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और इस पॉइंट पर आने के बाद मेन थायरिस्टर करंट कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो मैंने मेन थायरिस्टर करंट जीरो कर दिया, ये मेरे पास में वेवफॉर्म आ रही है। नेक्स्ट, अब कैपेसिटर का वोल्टेज की बात करूं तो कैपेसिटर माइनस वीएस 50 था। अब वो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, वो इस तरीके से आएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज ये होगा, ये मेरे पास में कैपेसिटर का वोल्टेज आएगा यहां तक। ठीक है, ये पॉजिटिव में नहीं चला जाएगा है ना, ये समझ बोलते हैं ना, सिर्फ पॉजिटिव में चला जाएगा इधर से, इतना जल्दी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पाई बाय टू पर जाकर ये वीएस कोस ओमेगा नॉट टी है, तो ये कहां पर जाके जीरो होगा, ये पाई बाय टू पर जाके जीरो होगा आगे वाले इस एक्स्ट्रा पाई बाय टू के अंदर। और आपको पता है पाई बाय टू तो मेरा मैक्सिमम टाइम हो गया। अरे पाई बाय टू कब होगा, जब ये आईपी के इक्वल हो जाए, जब ये यहां पर इक्वल हो जाएगा, आईपी के इक्वल हो जाएगा, तो ये पाई बाय टू रहेगा, तब जाके वीसी आपका जीरो होगा। तो उस टाइम की बात कर ही रहा हूं मैं, तो उससे पहले की बात कर रहा हूं, तो कैपेसिटर का वोल्टेज अभी भी किसमें रहेगा, नेगेटिव में ही रहेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, क्लियर है, जल्दी बताओ। ये ग्राफ आपके पास में, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अरे इन वेवफॉर्म में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी बताओ यार, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नहीं। चलिए ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, इस पॉइंट पर आके आपका मेन थायरिस्टर ऑफ हो चुका है। अब इसके आगे क्या हो रहा होगा, तो वो अपन बात करते हैं। इस प्रोसेस के एंड में क्या हुआ ये बताओ, इस प्रोसेस के एंड में क्या हुआ, मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो बताओ एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस क्या होगा, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस क्या हुआ है, मेन थायरिस्टर आपका ऑफ हो चुका है, मेन थायरिस्टर क्या हो चुका है, ऑफ हो गया है। नेक्स्ट, मेन थायरिस्टर ऑफ हो गया है, और अभी मेरे पास में क्या डायोड ऑफ हो गया, क्या क्या डायोड ऑफ हो गया, क्या नहीं, अभी आपका डायोड ऑफ नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, डायोड अभी भी यहां पर क्या, इस प्रोसेस के एंड में ऑन स्टेट में है। ठीक है, आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कैपेसिटर के पास में रिमेनिंग वोल्टेज कितना है जब आपका मेन थायरिस्टर ऑफ हुआ है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर व्हेन द आपके पास में मेन थायरिस्टर इज ऑफ। ठीक है, तो जब आपका मेन थायरिस्टर ऑफ हुआ है तो कैपेसिटर के पास में कितना वोल्टेज है, तो वो भी अपन एक काम कर देते हैं, लिख देते हैं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है वी आर।
वी आर, ठीक है। तो ये कितना वोल्टेज है मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या पूछेगा आपसे, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर व्हेन टीएम ऑफ, टीएम का मतलब क्या है, मेन थायरिस्टर ऑफ, तो उसको मैंने लिखा हुआ है वी आर, वी आर कितना वोल्टेज रिमेनिंग है, पहले मैं उसको लिखता हूं वीसी, तो वीसी कितना था बताओ, यहां पर वीसी की इक्वेशन क्या थी, माइनस वी एस इंटू कोस ओमेगा नोट टी था, तो टी की जगह क्या आ जाएगा टी टू, और कैपेसिटर का वोल्टेज टी टू टाइम ड्यूरेशन पर जितना बचा हुआ है उतना ही रिमेनिंग है, तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास में, ये देख लो वेवफॉर्म के अंदर देख सकते हो आप, तो यहां पर क्या है, टी टू टाइम पर जितना वोल्टेज रिमेनिंग है वो आपके पास में कैपेसिटर के पास में अवेलेबल रहेगा, तो यहां से आप क्या करोगे, ओमेगा नोट टी टू आ रहा है, तो ओमेगा नोट टी टू की अभी वैल्यू मैंने आपको डिराइव कराई है, तो बताओ वीसी इक्वल टू कितना है, माइनस वी एस कोस ओमेगा नोट टी टू की वैल्यू कितनी आई है, साइन इनवर्स आई नोट डिवाइड बाय आईपी। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैपेसिटर के पास में रिमेनिंग वोल्टेज कितना है, जब आपका मेन थायरिस्टर ऑफ पे, तो इतना वोल्टेज उसके पास में क्या होगा, रिमेनिंग वोल्टेज होगा, इतना वोल्टेज उसके पास में क्या होगा, रिमेनिंग होगा, और वेर यहां पर मैं वी आर जो लिख रहा हूं वो वी आर लिख रहा हूं मैं माइनस वीसी, माइनस वीसी कितना होगा, तो वी एस कोस साइन इनवर्स आई नोट डिवाइड बाय आईपी। क्लियर है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना, बीच में लिख देना जो भी हो, अब समझना। तो ये मेरे पास में क्या था, स्टेप टू था, जहां पर अपने मेन थ्रस्ट को ऑफ कर दिया है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी को डाउट हो तो पूछ लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वेवफॉर्म अभी रहने दो। अब आशीष क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पर तो फॉर्मूले हैं बहुत सारे कम्पिटिशन में, अभी तो और भी फॉर्मूले आएंगे कम्पिटिशन में बहुत सारे। ठीक है चलिए नेक्स्ट, तो ये आपका था केस टू, केस टू, नेक्स्ट केस थ्री, केस थर्ड। अब बताओ केस थर्ड में क्या हुआ है, मेन थ्रस्ट आपका ऑफ हो चुका है, चलिए उसको ऑफ कर देते हैं अपन। अब कैपेसिटर के पास में रिमेनिंग वोल्टेज वीएस नहीं है, वीएस से कुछ कम वोल्टेज है, मेन थ्रस्ट आपका ऑफ हो चुका है, ऑफ कर दो इसको। क्लियर है, मेन थ्रस्ट ऑफ हो गया, मैंने ऑफ कर दिया है, ऑक्सिलरी थ्रस्ट पहले से ऑफ है, वो भी मैंने ऑफ कर दिया है। अभी आपका डायोड ऑफ नहीं हुआ है कंप्लीटली, क्यों, क्योंकि मेरे पास में अभी भी कैपेसिटर इसी पोलरिटी में चार्ज है, कैपेसिटर अभी भी मेरे पास में क्या है, तो कितना वोल्टेज रिमेनिंग है कैपेसिटर के पास में, तो प्लस माइनस वी आर, इतना वोल्टेज उसके पास में क्या अभी रिमेनिंग है, क्योंकि मैंने वीसी इक्वल टू माइनस वी आर लिखा है, ध्यान रखना, तो ये प्लस था तो इधर माइनस कर दिया, और माइनस से प्लस कर दिया मैंने, ठीक है, अभी भी इधर से प्लस ही आ रहा है, इसका मतलब डायोड अभी भी आपका क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप थर्ड में क्या होगा बताओ, अभी आपके पास में क्या है, यहाँ पर स्टेप थ्री में डायोड अभी आपका यहाँ पर क्या है, ऑन है, मेन थायरिस्टर यहाँ पर क्या हो चुका है, ऑफ हो गया है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर आपका क्या है बताओ, ऑफ है, आई नोट करंट कांस्टेंट है, तो इस बार जो करंट फ्लो होगा वो करंट कहां से होकर आएगा बताओ, तो इस बार करंट क्या होगा, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो करंट इस बार कहां से होकर आएगा, इस तरीके से करंट फ्लो होगा, अरे इसी तरीके से करंट होगा या नहीं होगा, ये करंट इस बार क्या होगा, कैपेसिटर के थ्रू होके आएगा, तो देखो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं,
यहाँ जो आईसी करंट है वो आईसी करंट कितना है बताओ, आई नोट है या नहीं है? और आईसी इक्वल टू कितना है, आई नोट है या नहीं है? क्योंकि आई नोट कॉन्स्टेंट करंट है, तो इस बार वो कॉन्स्टेंट करंट इंडक्टर में कहां से, कैपेसिटर और इंडक्टर के थ्रू होके आ रहा है। आईसी और आई नोट यहाँ पर दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, आईसी इक्वल टू कितना होगा इस बार, आई नोट। और इस बार आईसी इक्वल टू कितना होगा, आई नोट। आईटीएम करंट कितना है, मेन थायरिस्टर करंट कितना है, 0। मेन थायरिस्टर करंट कितना है, 0। आप बोलोगे सर मेन थायरिस्टर ऑफ तो हो गया, आगे क्यों पढ़ा रहे हो? आपको मेन थायरिस्टर को ऑफ करना था, ऑफ हो गया, आगे क्यों पढ़ा रहे हो? तो आपको पता है ऑफ होने के बाद में उसका कम्यूटेशन भी तो करना होता है, कम्यूटेशन भी तो करना होता है, मतलब रिकवर भी तो करवाना होता है, आपको पता है। और रिकवर नहीं हुआ और अगर फिर से फॉरवर्ड बायस हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसका मतलब सर्किट टर्न ऑफ टाइम भी निकालना पड़ता है, तो अपन उसके लिए आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो समझना। मैं क्या बोल सकता हूँ, आईटीएम करंट 0 हो चुका है, आईसी इक्वल टू कितना है, आई नोट है। अब मैं वीसी की बात करूं तो बताओ वीसी क्या होगा, तो आपको पता है वीसी इक्वल टू कितना है। तो देखो वीसी अगर मुझे लिखना है तो वीसी इक्वल टू क्या होगा, 1/c आईसी इंटू डी। वीसी इक्वल टू क्या होगा, 1/c आईसी इंटू डी। और मैं वीसी इक्वल टू ध्यान रखना 1/c आईसी इंटू डी क्यों लिख रहा हूं मैं, प्लस क्यों प्लस कर रहा हूं यहाँ पर, कल मैंने आपको बताया था दो तरीका, एक तो होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। मैंने यहाँ पर वीसी को प्लस लिखा हुआ है। प्लस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा जो रेफरेंस का आईसी करंट है वो आईसी करंट इस वीसी के रेफरेंस के प्लस में इंटर कर रहा है। मैंने बोला जब प्लस प्लस में इंटर करे, करंट अगर प्लस में इंटर करे तो यहाँ प्लस लिख देना। अगर यही करंट की डायरेक्शन इधर होती तो मैं यहाँ पर वीसी क्या लिख के चलता, माइनस। ठीक है, कल मैं आपको बताया था ये सारी चीजें। तो यहाँ पर क्या होगा, वीसी और आईसी करंट कितना है इस बार बताओ, आईसी आई नोट के इक्वल है, तो यहाँ पुट कर दो आई नोट। और आई नोट कॉन्स्टेंट है तो वो कॉमन आ जाएगा, और इंटू टी और प्लस के, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इसका मतलब इस बार मुझे पता लग रहा है कि वीसी जो है y बराबर एम एक्स प्लस सी से जा रहा है, अरे y बराबर एम एक्स प्लस सी से जा रहा है। इसका मतलब कैपेसिटर इस बार क्या होगा, लीनियर बिहेव कर रहा है। और आपको वैसे ही पता है कांस्टेंट करंट के लिए कैपेसिटर लीनियर बिहेव करता है, कांस्टेंट करंट के लिए कैपेसिटर किसकी तरह काम करेगा, ऐसे लीनियर बिहेव करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट के बाद में स्लोप मेरे पास में क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि इस पॉइंट के बाद में कैपेसिटर लीनियरली बिहेव कर रहा है, तो इसके बाद में यहां पर क्या आएगा, एक लीनियर इक्वेशन आएगी। कैपेसिटर के करंट वोल्टेज की इक्वेशन क्या आएगी, लीनियर। तो ध्यान रखना ये जो पार्ट है ये एक लीनियर पार्ट है, कोसाइन नहीं है। आपको दिख तो रहा होगा कि सर ये तो कोसाइन ही है, नहीं, यहां तक ये कोसाइन बिहेवियर था, ये भी कोसाइन बिहेवियर था, बट यहां पर लीनियरली बिहेव करेगा। और ये कब तक प्रोसेस होगा, जब तक कि आपका कैपेसिटर फिर से कहां ना चला जाए, अपने वीएस वोल्टेज तक। कैपेसिटर फिर से कहां ना चला जाए, वीएस वोल्टेज। जब जब कैपेसिटर आपका वीएस वोल्टेज पर चला जाएगा तो उस टाइम पर जाकर क्या हो जाएगा, आपके पास में प्रोसेस एंड हो जाएगा। ध्यान रखना। तो ये कब तक है, जब तक कैपेसिटर आपका कहां तक चार्ज ना हो जाए, प्लस वीएस तक। तो यहां तक ये आपका थर्ड स्टेप है। यहां तक आपके पास में क्या, नेक्स्ट केस थर्ड है। तो ये आपका केस थर्ड, क्लियर है? जल्दी बताओ, ये क्लियर है? अरे ये क्लियर है, जो मैंने लिखा हुआ है यहां तक, ये लीनियर क्यों लिखा हुआ है ये समझ में आ गया? ये लीनियर क्यों लिखा हुआ है वो समझ में आ गया कि लीनियरली कैपेसिटर यहां से चार्ज होगा, क्योंकि कांस्टेंट करंट के लिए कैपेसिटर लीनियर बिहेव करता है। और इस पॉइंट पर क्या था, तो इस पॉइंट पर बताओ आपके पास में क्या है, आईसी करंट कितना है इस टाइम ड्यूरेशन में, आईसी करंट कितना है, आई नोट है। आईसी कितना है, आई नोट है, तो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया कि आईसी कितना है, आई नोट। मेन थायरिस्टर करंट कितना है, 0। मेन थायरिस्टर करंट कितना है, 0। इस प्रोसेस में किसी को कोई डाउट, जल्दी बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए ठीक है, समझता हूं। तो इस प्रोसेस के एंड में मैं क्या बोल सकता हूं कि इस प्रोसेस के एंड में यहां पर इस पॉइंट पर आने के बाद में यहां पर देखो कैपेसिटर फिर से अपनी पोलैरिटी में चार्ज हो चुका है इनिशियली वाली में। तो मैं क्या बोलूंगा, इस प्रोसेस के एंड में क्या हो रहा होगा,
एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस क्या होगा? एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस क्या होगा? तो इस प्रोसेस के एंड में कैपेसिटर अपनी फिर से प्लस माइनस पोलरिटी में चार्ज हो चुका होगा। तो कैपेसिटर का वोल्टेज वीसी जो था वो माइनस प्लस जो था, अब वो प्लस माइनस वीएस पे चार्ज हो चुका होगा। और देखो अगर कैपेसिटर इस पोलरिटी में चार्ज हो गया है तो मैं काम करता हूं, इसमें एक काम करता हूं, मैं केवीएल अप्लाई करता हूं इस पूरे लूप पे। ठीक है, इस पूरे लूप में केवीएल अप्लाई करके मैं आउटपुट का वोल्टेज चेक करना चाहता हूं। चलो चेक करते हैं। ये कितना है? प्लस वी नोट माइनस वीएस, कैपेसिटर प्लस वीएस, और यहां से क्या होगा आपके पास में? ये लूप लगेगा। तो क्या लूप लग रहा है बताओ? माइनस वी नोट, इधर से क्या है? माइनस वीएस, यहां से क्या आ रहा है? प्लस वीएस इक्वल टू जीरो। तो यहां से बताओ ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बताओ वी नोट इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। वी नोट जीरो होने का मतलब क्या हुआ है? लोड शॉर्ट हो गया है। ठीक है, शॉर्ट हो गया इसका मतलब है कि यहां पर आप फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट करवा दो, अब वो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करने लग जाएगा। तो आगे का प्रोसेस क्या होगा आपका? फ्री व्हीलिंग प्रोसेस होगा। बट मेरा मेन थायरिस्टर ऑफ भी हो चुका है, और मेन थायरिस्टर ऑफ होने के बाद में मेन थायरिस्टर मेरा क्या होगा बताओ? रिकवर भी हो जाएगा। क्यों रिकवर हो जाएगा? आपको आप मुझे बताओ, जब आपका मेन थायरिस्टर ऑफ हुआ था तो जैसे ही ऑफ हुआ था उस टाइम पर कैपेसिटर के पास में रिमेनिंग वोल्टेज क्या था? ये था। और ये अगर ऑफ हुआ है तो बताओ यहीं से क्या आ जाएगा? इधर माइनस, और यहां से क्या आ जाएगा? प्लस। और ये जो कैपेसिटर है अपने वीआर वोल्टेज से इसको रिवर्स बायस कर देगा। कैपेसिटर क्या कर रहा था? अपने जितना भी वोल्टेज उसके अकॉर्डिंग इसको रिवर्स बायस कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा मेन थायरिस्टर जैसे ही ऑफ हुआ है, ऑफ होते से ही कैपेसिटर ने इसको रिवर्स बायस कर दिया था, और रिवर्स बायस कर दिया तो आपका मेन थायरिस्टर क्या हो जाएगा? आपके पास में क्या हो जाएगा? रिकवर भी हो जाएगा। और वही क्या होगा मेरे पास में? इसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ मेन थायरिस्टर का सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना है? तो मैं क्या बोलूंगा? सर्किट टर्न ऑफ टाइम का मतलब मैंने क्या बताया था कि थायरिस्टर का करंट जीरो होने के बाद में आपका कम्यूटेशन सर्किट थायरिस्टर को रिवर्स बायस कितने टाइम तक रख रहा है, ये आपका क्या होता है? सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो आप मुझे बताओ यहां पर रिवर्स बायस करने का काम कौन कर रहा है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कितने टाइम के लिए इसको रिवर्स बायस रखेगा, वो इसका क्या होगा? सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो आप मुझे बताओ कैपेसिटर कब तक रिवर्स बायस रखेगा? तो मैं वेवफॉर्म में आता हूं और मैं चेक करता हूं। देखो यहां पर ये वीआर वोल्टेज था रिमेनिंग, और जब तक कैपेसिटर आपका नेगेटिव में चार्ज रहेगा आपका थायरिस्टर रिवर्स बायस रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं अब ये कैपेसिटर का वोल्टेज लीनियरली जा रहा है। इस पॉइंट के बाद में तो कैपेसिटर का वोल्टेज पॉजिटिव हो चुका है। और अगर इसके बाद में कैपेसिटर का वोल्टेज अगर पॉजिटिव में आ गया तो इसको फॉरवर्ड बायस कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? रिवर्स बायस ओनली कितने टाइम के लिए रहेगा आपका मेन थायरिस्टर? तो यही मेन थायरिस्टर रिवर्स बायस के रहेगा नहीं रहेगा? इतने ही टाइम के लिए रिवर्स बायस होगा या नहीं होगा? और इतने टाइम के लिए रिवर्स बायस होगा, तो जितने टाइम के लिए रिवर्स बायस होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? सर्किट टर्न ऑफ टाइम। क्योंकि आपको पता है मैंने क्या बोला था कि थायरिस्टर का एनोड करंट जीरो होने के बाद में थायरिस्टर रिवर्स बायस कहां तक होगा, वो उसका सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा। तो कैपेसिटर बस इतने टाइम के लिए इसको रिवर्स बायस रखेगा, जिसको मैं लिख दिया टीसीएम। टीसीएम का मतलब क्या होगा? टीसी का मतलब होता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम, और एम का मतलब क्या होगा? मेन थायरिस्टर। जल्दी बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो यार, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नहीं? चलिए ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका। वेवफॉर्म का भी स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में फ्री पाथ होगा। थायरिस्टर आगे तब ऑन होगा जब अपन गेट पल्स देंगे, क्योंकि थायरिस्टर आपका रिकवर हो गया होगा। थायरिस्टर आगे तब ऑन होगा जब आपके पास में अपन उसको गेट पल्स देंगे। बाकी ये तो हो चुका है कंप्लीट। आप ये बताओ यहां पर आपके थायरिस्टर का कम्यूटेशन, मैंने बोला थायरिस्टर को अपन दो तरीके से ऑफ कर सकते हैं। मैं आपको पहले बोल रहा था कन्वर्टर में कि थायरिस्टर को दो अपन क्या बोलते हैं दो तरीके से ऑफ कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे ऑफ कर सकते हैं? पहला, या तो अपन उसका एनोड करंट लेस देन होल्डिंग कर नीचे लिए है तो ऑफ हो जाएगा।
दूसरा क्या था, मैंने बोला रिवर्स बायस कर दे तो भी ऑफ हो जाएगा। आप मुझे बताओ यहाँ पर आपका जो मेन थायरिस्टर ऑफ हुआ है वो करंट की वजह से ऑफ हुआ है या वोल्टेज की वजह से ऑफ हुआ है? वोल्टेज मतलब रिवर्स बायस होने की वजह से ऑफ हुआ है, या एनोड करंट लेस देन होल्डिंग करंट होने की वजह से, या एनोड करंट इक्वल टू जीरो होने की वजह से ऑफ हुआ है? जल्दी बताओ। यहाँ पर आपका थायरिस्टर का जो कम्यूटेशन हुआ है वो करंट की वजह से या वोल्टेज की वजह से? टीसीएम का फॉर्मूला मैं बताऊंगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको। पहले बताओ यहाँ पर थायरिस्टर का जो कम्यूटेशन हुआ है वो करंट की वजह से हुआ है या वोल्टेज की वजह से? जिग्नेश कहाँ हो, क्लास में हो क्या? वोल्टेज की वजह से कैसे हुआ है? अच्छा, वोल्टेज की वजह से कम्यूटेशन हुआ है। अरे यार, थायरिस्टर का आपको पता है ना, मेन थायरिस्टर करंट जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, मेरे बोला यहाँ पर मेन थायरिस्टर करंट जीरो हो गया। अब मेन थायरिस्टर करंट जीरो हो गया तो इसका मतलब मेन थायरिस्टर क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर मेन थायरिस्टर जो ऑफ हुआ है प्रोसेस में, मैंने आपको बोला था ना कि एनोड करंट आपके पास जब आईसी और आईटीएम दोनों इक्वल होगा तब मेन थायरिस्टर करंट जीरो हो जाएगा। क्या मेन थायरिस्टर करंट बिना जीरो हुए ही रिवर्स बायस होकर ऑफ हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं हुआ है ना, पहले मेन थायरिस्टर करंट जीरो हुआ है, लेकिन लेस देन होल्डिंग करंट हुआ है। लेस देन होल्डिंग करंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? करंट से तो हुआ है ना प्रोसेस पूरा, बाद में रिवर्स बायस तो होगा, वो अलग चीज है, लेकिन पहले मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर करंट जीरो होने की वजह से ऑफ हुआ है, रिवर्स बायस होने की वजह से ऑफ हुआ है। करंट जीरो होने की वजह से ऑफ हुआ है, करंट जीरो होने की वजह से ऑफ हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है बताओ? यहाँ पर थायरिस्टर कम्यूटेशन करंट से हुआ है, ना कि वोल्टेज से हुआ है। वोल्टेज का मतलब मैं आपको बताया, वहां पर बता रहा था कन्वर्टर के अंदर वोल्टेज कम्यूटेशन का मतलब मैंने क्या बोला था कि थायरिस्टर करंट जीरो ना हो या लेस देन होल्डिंग करंट ना हो, बट आपका थायरिस्टर रिवर्स बायस हो जाए तो भी आपका थायरिस्टर ऑफ हो सकता है। ये मैंने किया भी था, आपको वेवफॉर्म में समझाया भी था, अल्फा जीरो अल्फा 30 के लिए वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका मेन थायरिस्टर ऑफ हुआ है वो करंट की वजह से ऑफ हुआ है, ना कि वोल्टेज की वजह से। ठीक है, और करंट की वजह से ऑफ हुआ है, इसीलिए क्लास बी कम्यूटेशन को अपन बोलते हैं करंट कम्यूटेशन। ठीक है, क्लास बी कम्यूटेशन को अपन क्या बोलते हैं? करंट कम्यूटेशन। तो ध्यान रखना, जहां पर आपने लिखा हुआ है क्लास बी कम्यूटेशन, वहीं पर लिख देना करंट कम्यूटेशन। अब आपको एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इन ए करंट कम्यूटेशन सर्किट, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपका? क्लास बी कम्यूटेशन होगा। ठीक है, करंट कम्यूटेशन मतलब क्लास बी कम्यूटेशन। ठीक है, अब समझना, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। तो देखो यहां पर क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, यहां से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा, पहला तो मैं आपको बता चुका हूं, कंडीशन फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन, कंडीशन फॉर सक्सेसफुल कम्यूटेशन। तो वो तो मैं आपको बता चुका हूं कि आई क्या होना चाहिए आपके पास में? आईपी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? आई नोट। दूसरा आपसे बोल दिया जाएगा, बताओ पीक वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू मेन थायरिस्टर, पीक वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू मेन थायरिस्टर, मेन थायरिस्टर। तो कितना होगा बताओ? मेन थायरिस्टर कितना पीक करंट फ्लो हो रहा है? आप ये मेन थायरिस्टर करंट की फॉर्म देख सकते हो, कितना है? आई नोट ही है मेन पीक करंट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या होगा? आई टी एम पीक, वो कितना होगा आपके पास में? आई नोट। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ऑक्सिलरी थायरिस्टर, पीक वैल्यू ऑफ करंट flowing through auxiliary thyristor, टीए। तो आपको पूछा जाएगा आई टी ए पीक कितना होगा? तो आपको पता है ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑन कब था? ऑक्सिलरी थायरिस्टर आपका ऑन कब था? तो ऑक्सिलरी थायरिस्टर आपका ऑन था ओनली पहले प्रोसेस में, और ऑक्सिलरी थायरिस्टर में आपको पता होगा कि आईसी करंट जो है वो ऑक्सिलरी थायरिस्टर होकर आ रहा था, और आईसी का पीक कितना हो सकता है? आईपी। तो वही आपका क्या होगा? पीक वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ऑक्सिलरी थायरिस्टर होगा। तो अगर आपको आईटीए पीक पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे? ओनली आईपी। और आईपी की वैल्यू क्या होती है? वीएस रूट सी बाई एल। नेक्स्ट फोर्थ आपसे पूछा जाएगा, टर्न ऑन टाइम ऑफ मेन थायरिस्टर, लिखा चुका हूं मैं, पाई रूट एल सी प्लस रूट एल सी इंटू साइन इनवर्स
आई नोट डिवाइड बाय आईपी। नेक्स्ट 5, फिर मैं आपसे आपको लिखा, ये भी लिखा चुका हूं, टर्न ऑन मैक्सिमम कितना होगा, तो वो आया था 3 पाई/2 रूट एलसी। नेक्स्ट 6, फिर मैं आपको लिखा चुका हूं, टर्न ऑन मिनिमम कितना होगा, तो वो आया था आपका पाई√एलसी। फिर आपसे बोल दिया जाए पीआईवी रेटिंग ऑफ मेन थैरिस्टर, पीआईवी रेटिंग ऑफ मेन थैरिस्टर, उसी को आप क्या बोल सकते हो बताओ, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर व्हेन मेन थैरिस्टर इज ऑफ, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर व्हेन मेन थैरिस्टर ऑफ। ऐसा क्यों बताओ, क्योंकि आपको पता है कि थायरिस्टर की पीआईवी रेटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी डिवाइस आपकी रिवर्स बायस में उस टाइम पर मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितना है वो इसकी पीआईवी रेटिंग होती है। जैसे ही कैपेसिटर ऑफ हुआ, कैपेसिटर ने इसको रिवर्स बायस कर दिया, तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा, रिवर्स बायस का वोल्टेज मैक्सिमम, वो इसकी पीआईवी रेटिंग होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मैं आपको लिखा चुका हूँ, कितना है बताओ, वी आर। कितना है आपके पास में, वी आर। वी आर, और वी आर की वैल्यू कितनी आई है, तो वी एस कोस साइन इनवर्स आई नोट बाय आईपी, वी एस कोस साइन इनवर्स आई नोट बाय आईपी। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां से आपसे पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ मेन थैरिस्टर, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ मेन थैरिस्टर, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ मेन थैरिस्टर, मेन थैरिस्टर का सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना होगा। तो अब देखो, सर्किट टर्न ऑफ टाइम का मतलब क्या था, वेवफॉर्म में आओ, ये टाइम सर्किट टर्न ऑफ टाइम है। मैं क्या बोलूंगा, ड्यूरिंग सर्किट टर्न ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज यहां से 0 पर जा रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज -VR से 0 पर जा रहा है, कितने टाइम में, टीसीएम के अंदर, सर्किट टर्न ऑफ टाइम के अंदर। तो आपको पता है ये पूरा एक लीनियर प्रोसेस था, अभी मैंने आपको लिखाया था यहां पर कि ये पूरा एक लीनियर प्रोसेस था, और लीनियर प्रोसेस से तो समझना, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि वीसी जो होगा, वो वीसी वोल्टेज कहां से कहां पर जा रहा है बताओ, -VR से 0 पर जा रहा है, और यहां पर था आपके पास में आई नोट डिवाइड बाय सी, और कितने टाइम में, टीसीएम के अंदर। और ये लिखा था ना, वीसी इक्वल टू 1/C आईसी इंटू dt, और यहाँ पर आईसी आई नोट के इक्वल होता है, और वीसी जो है वो -VR है, तो मैं क्या बोलूंगा, -VR से 0 पर जा रहा है, -VR से 0 पर जा रहा है वीसी, तो मैं क्या बोलूंगा, ये कितना आ जाएगा बताओ, VR, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में, आई नोट डिवाइड बाय सी इंटू टीसीएम। तो यहां से टीसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी इंटू VR डिवाइड बाय आई नोट। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, और बाकी स्क्रीनशॉट ले लो। ये एग्जांपल सारे आपको यहां से पूछ सकता है, ये सारे एग्जांपल है वो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। बाकी ये हो चुके हैं। तो ये आपका था क्लास बी कम्यूटेशन। क्लास बी कम्यूटेशन में पूरे में किसी को कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी से। क्लास बी कम्यूटेशन में किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। क्लास बी कम्यूटेशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
इंटीग्रेट कर लो ना आगे का टाइम, जो भी आप कुछ एक्स वाई जेड टाइम लिख दो, क्योंकि उस टाइम से मुझे कोई मतलब नहीं है ना, मुझे एग्जाम में पूछेगा नहीं ना वो। मुझे सिर्फ इतना पूछा जाएगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या है, तो वो मैंने लिखा लिखा दिया आपको। बाकी आप इंटीग्रेट कर सकते हो आगे, कुछ भी एक्स टाइम में एज्यूम कर लो और इंटीग्रेट कर लो कहां से कहां तक, तो वी आर से वी एस तक इंटीग्रेट कर दो और पूरे में करंट आई नोट डिवाइड बाय सी, और टाइम में इंटीग्रेट कर लो जितना टाइम आपको निकालना है। किसी को कोई डाउट जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट होगा क्लास सी कम्यूटेशन। नेक्स्ट होगा क्लास सी कम्यूटेशन। क्या हुआ? क्लास फोर्थ और सिक्स फॉर्मूला दो। ये आपका टर्न ऑन टाइम ऑफ मेन थैरेस्टर है इन जनरल टाइम के लिए, और ये आपका मिनिमम टाइम है ना, तो फोर और सिक्स तो अलग है। इन जनरल किसी अदर टाइम पर पूछा जाए तो अदर टाइम के लिए आपका टर्न ऑन का फॉर्मूला है, तो मेन थैरेस्टर लिखा हुआ है, मिनिमम नहीं है, मेन है, और ये मिनिमम है। चलिए नेक्स्ट होगा क्लास सी कम्यूटेशन। ये आपका क्लास सी कम्यूटेशन का सर्किट रहेगा, ये आपका क्लास सी कम्यूटेशन का सर्किट होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कंप्लीट। तो देखो यहां पर भी मुझे क्या करना है, इन थायरिस्टर को ऑफ करना है। यहां पर मेरे पास में क्या है, एक थायरिस्टर आपका T1 है, दूसरा थायरिस्टर आपका T2 है, और T1 और T2 में से क्या मुझे क्या करना है, इनको ऑफ करना है। और यहां पर भी मैं क्या एज्यूम करके चलूंगा कि मेरा कैपेसिटर पहले से क्या है, इस पोलरिटी में चार्ज है। आप एज्यूम कर लो कैपेसिटर प्लस माइनस इनिशियली वीएस वोल्टेज से चार्ज है। क्लियर है? ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कैपेसिटर पहले से इस पोलरिटी में चार्ज है, वीएस वोल्टेज से चार्ज है, लॉसलेस सर्किट है मेरे पास में। ये सारे मेरे पास में एजम्पशंस है। अगर कैपेसिटर पहले से चार्ज कब होगा बताओ, इस पोलरिटी में चार्ज कब होगा, जब मैं इनिशियली इस प्रोसेस से पहले मैं T2 को पहले से ऑन स्टेट में एज्यूम करके चलूंगा। मैं पहले से समझ लेना क्या एज्यूम करके चल रहा हूं मैं, एज्यूम। अच्छा यहां पर बताओ कौन सी थायरिस्टर को ऑफ करना है, कौन से थायरिस्टर को ऑफ करना है?
किसको ऑफ करना है, क्या बताया नहीं। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर बताओ किस थारस को ऑफ करना है, मेन किसको, T1 को या T2 को। यहां पर किस थारस को ऑफ करना है, तो ध्यान रखना दोनों को ऑफ करना है अपने को, है ना, किसी एक को नहीं, दोनों को ऑफ करना है। अपन दोनों को यहाँ पर 1 बाय 1 ऑफ करेंगे। ये मेरे पास सर्किट है, इसमें दोनों को अपने को ऑफ करना है, किसी एक को नहीं ऑफ करना है। मैं पहले से इसको ऑन एज्यूम करके चल रहा हूं, तो इसको भी मैं ऑफ करूंगा, बाद में इसको भी मैं ऑफ करूंगा, ठीक है। अगर T2 पहले से ऑन स्टेट में था, देखो T2 पहले से अगर ये ऑन स्टेट में रहेगा तो करंट इस तरह से आ रहा होगा, करंट इससे आ रहा होगा, तो कैपेसिटर इस पोलैरिटी में चार्ज होगा, ये मेरा एजम्पशन से। और जब T2 आपका पहले से ऑन में था, तो देखो यहां से क्या होगा, ये जो माइनस है वो यहां पर आएगा, इधर से प्लस आ रहा होगा, तो थायरस्टर T1 क्या होगा बताओ, फॉरवर्ड बायस होगा। और फॉरवर्ड बायस होगा इसका मतलब क्या होगा, मैं इसको केस फर्स्ट में क्या दूंगा, मैं गेट पल्स दूंगा। T2 अगर मेरे पास T1 फॉरवर्ड बायस है, तो मैं इसको क्या दूंगा, गेट पल्स दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो समझ रहे हो, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो assumptions के साथ में, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केस फर्स्ट। ठीक है, समझना। अब केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट क्या होगा, तो अपन किसको ऑन करेंगे, सबसे पहले T1 को ऑन करेंगे। केस फर्स्ट व्हेन T1 ऑन, T1 को गेट पल्स दिया, T1 ऑन हो जाएगा, और T1 जैसे ही ऑन होगा, T1 जैसे ही क्या होगा, ऑन होगा, ये T1 ऑन हो गया, तो बताओ क्या होगा, ये कैपेसिटर का प्लस है वो यहां पर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब है T2 यहां पर क्या हो रहा है बताओ, रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस। T1 को जैसे ही मैंने गेट पल्स दिया, जैसे ही मैं इसको गेट पल्स दूंगा, T2 क्या हो रहा है बताओ, रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। और थायरिस्टर अगर रिवर्स बायस हो गया, थायरिस्टर T2 अगर रिवर्स बायस हो जाएगा, तो रिवर्स बायस होते से वो क्या हो जाएगा, ऑफ। अरे क्लियर है पॉइंट। थायरिस्टर T1 को जैसे ही मैं ऑन करूंगा, कैपेसिटर इस पोलैरिटी में चार्ज है, मैंने बोला इसको जैसे ही मैंने ऑन किया, T2 रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, ऑफ। अब जल्दी से बताओ यहां पर थायरिस्टर, क्लियर है। इसमें T2 ऑफ हुआ है, तो यहाँ थायरिस्टर कम्यूटेशन किससे हुआ है, करंट से या वोल्टेज से, जल्दी बताओ। थायरिस्टर T2 यहाँ पर ऑफ हो चुका है रिवर्स बायस में, यहाँ पर कम्यूटेशन किससे हुआ है, करंट से या वोल्टेज से, करंट से या वोल्टेज से, करंट से या वोल्टेज से। क्या मैंने करंट ऐसा तो नहीं किया है ना कि करंट को नीचे लाया हूं फिर जीरो हुआ है उसके बाद में ऑफ हुआ है, नहीं, किससे हुआ है, वोल्टेज से। इसीलिए क्लास C कम्यूटेशन का एक और नाम होता है वोल्टेज कम्यूटेशन। आप मुझे बताओ ये क्या हो रहा है, जिस इंस्टेंट पर, जैसे क्या हो रहा है, जिस इंस्टेंट पर मैंने ऑन किया इसको T1 को, उसी इंस्टेंट पर ये भी ऑफ हो गया। और अगर मेरे पास में इंस्टेंट पर इसी ऑफ हो गया, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इंपल्स कम्यूटेशन भी बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंपल्स कम्यूटेशन भी बोलते हैं। इंपल्स का वर्ड का मतलब आपको पता ही है, इंपल्स मतलब क्या होता है, सडन शॉक, पता है ना, सडन शॉक। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया उसी इंस्टेंट पर ये ऑफ हो गया, उसी इंस्टेंट पर ऑफ हो रहा है, इसको अपन किसी वर्ड से बोलते हैं अपन इंपल्स से, तो इंपल्स कम्यूटेशन। और इसी का एक और नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। इसी का एक और नाम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। तो ध्यान रखना, यहां पर क्वेश्चन जो आता है वो क्लास C कम्यूटेशन से भी आ सकता है, वोल्टेज कम्यूटेशन से भी आ सकता है, इंपल्स कम्यूटेशन से भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन के नाम से भी आ सकता है। ये चारों नाम किसके होंगे, आपके क्लास C कम्यूटेशन के ही होंगे, ध्यान रखना। तो चलिए, अब T2 रिवर्स बायस हो गया और T2 ऑफ हो गया, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने T2 को मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। T2 अगर ऑफ हो गया, देखो अब करंट कहां से फ्लो होगा, तो यहां से जो करंट आ रहा होगा आपका, इधर से जो करंट आएगा यहां से, एक करंट तो कहां से फ्लो होगा, R2, और इससे करंट फ्लो होगा, ठीक है। सॉरी T2 तो ऑफ है, T2 ऑफ है, T2 से नहीं, कहां से करंट आएगा, R2, देन कैपेसिटर, देन T1, एक करंट तो ये फ्लो होगा आपका। नेक्स्ट, दूसरा करंट कहां से होगा, तो दूसरा कंपोनेंट कहां से होकर आएगा बताओ, यहां से करंट फ्लो होगा, R1 में से फ्लो होगा, तो ये दो कंपोनेंट होके आएंगे। तो मैं बोल रहा हूं ये मेरे पास में करंट क्या है, I1 है,
और ये मेरे पास में करंट क्या है, I2 है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, इस बार इस थायरिस्टर का एनोड करंट जो होगा, वो थायरिस्टर का एनोड करंट क्या होगा बताओ, इधर से I1 और प्लस यहां से क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। इसको मैं I1 कर देता हूं, या VS कोई किसी को भी I1 रहने दो, इसको I2। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि इस बार T1 थायरिस्टर में से जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा बताओ, इधर से I1 करंट और प्लस यहां से जो करंट आ रहा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, I2 करंट, दोनों के समेशन के इक्वल होगा। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ IT1 कितना हुआ, तो क्या बोलोगे, I1 प्लस I2 दोनों का समेशन होगा। I1 की वैल्यू तो आप बता सकते हो, I1 की वैल्यू कितनी है, तो ये VS वोल्टेज सोर्स इसके क्रॉस जा रहा है, रजिस्टर के क्रॉस, ये VS वोल्टेज सोर्स रजिस्टर के क्रॉस आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं बताओ, इसमें करंट कितना होगा, तो VS डिवाइड बाय R1। तो यहां से मुझे I1 तो मिल गया, I1 कितना होगा, तो I1 जो करंट है वो होगा आपका VS डिवाइड बाय R1। आई थिंक इसमें से कोई डाउट नहीं होगा। अब I2 करंट मुझे निकालना है, ठीक है, I2 करंट मुझे निकालना है। मैं यहां से कुछ नेटवर्क यूज करूंगा, और मैं मान के चल रहा हूं नेटवर्क आपको आता है ना नेटवर्क। ये जो सर्किट है, इस सर्किट को मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं। क्या सर्किट है, समझना, यहां से क्या होगा, VS वोल्टेज, R2 कैपेसिटर, VC कैपेसिटर इनिशियली चार्ज, और ये कैपेसिटर होने का मतलब शॉर्ट सर्किट। तो मैं इस सर्किट को अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। ये सर्किट कुछ इस तरह का होगा क्या, VS वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, आगे इधर क्या था, रेजिस्टेंस R2, यहां पर क्या था, कैपेसिटर। कुछ इस तरह का सर्किट होगा क्या, R2 कैपेसिटर, यहां से करंट आपका आ रहा है I2, और आपको पता होगा कैपेसिटर, ये मेरे पास में रेजिस्टेंस क्या है, R2, ये मेरे पास में क्या है, C। आपको पता होगा कैपेसिटर का जो रेफरेंस आ रहा है वो माइनस प्लस VC आ रहा है, माइनस प्लस VC आ रहा है, और कैपेसिटर इनिशियली जो चार्ज है वो माइनस प्लस VS में चार्ज है। देख सकते हो सर्किट में से, जब इधर से I2 करंट आ रहा है तो ये माइनस प्लस VC है, और ये माइनस प्लस VS में चार्ज है। तो जैसा आपके सर्किट के अंदर रेफरेंस है, जैसा आपका सर्किट में रेफरेंस है, वैसा मैंने यहां पर ले लिया है, ठीक है। ये आपके पास में सर्किट फॉर्म होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ, यस और नो, यस और नो, यही सर्किट फॉर्म होगा या नहीं होगा, बोलो यार, यही सर्किट फॉर्म होगा या नहीं होगा, यही सर्किट फॉर्म होगा आपका। अब इस सर्किट में मुझे करंट I2 निकालना है। नेटवर्क आपको आता है, नेटवर्क आता है आपको, निकाल लोगे या आप जल्दी से बताओ, ये I2 करंट आप इस नेटवर्क में निकाल सकते हो, या निकाल के बताना है, सॉल्यूशन करवाना है, या कर लोगे आप, जल्दी बताओ। करंट I2 की इक्वेशन आप नेटवर्क से निकाल लोगे, वैसे नेटवर्क में आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, या बताऊं, जल्दी से बताओ, आप निकाल लोगे I2 की इक्वेशन, अगर निकाल लोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, और नहीं निकालना है तो मैं निकाल लेता हूं, जल्दी बताओ, सॉल्यूशन करवाना है, आप कर लोगे। चलो 2 मिनट लगेंगे, आप रिप्लाई करोगे उतने में तो मैं निकाल के ही बता दूंगा, समझना। कैपेसिटर का वोल्टेज, अगर मुझे कैपेसिटर, आपको पता है आरसी सर्किट में जब भी अपने कैपेसिटर में करंट निकालना होता है, पहले अपन कैपेसिटर का वोल्टेज निकालते हैं। बट ये रेफरेंस मेरा कुछ अलग सा रेफरेंस है, ये मेरा रेफरेंस कुछ अलग सा रेफरेंस है, आपके नेटवर्क का रेफरेंस कुछ अलग होता है। तो मैं एक काम करता हूं, आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग रेफरेंस लेता हूं, ये प्लस, नेटवर्क के अकॉर्डिंग मैं रेफरेंस लेता हूं, यहाँ पर नेटवर्क के अकॉर्डिंग मैं इसको प्लस माइनस VC डेस ले लेता हूं, नेटवर्क के अकॉर्डिंग VC डेस निकाल लेता हूं, और मेरे VC मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा बताओ, उसका साइन चेंज कर लूंगा मैं। तो VC डेस आपको पता होगा, आरसी सर्किट में अपन VC डेस की इक्वेशन क्या होगी, VC इनफाइनाइट माइनस ऑफ VC इनफाइनाइट माइनस ऑफ VC जीरो प्लस और e टू द पावर माइनस t बाय टाइम कांस्टेंट। ये पास में इक्वेशन है। आपको बताया इनफाइनाइट पर जल्दी बताओ, कैपेसिटर ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, इनफाइनाइट पर कैपेसिटर ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, इनफाइनाइट पर कैपेसिटर ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, तो क्या रहेगा, ओपन सर्किट, ठीक है। अगर ये ओपन रहा कैपेसिटर, तो यहां पर वोल्टेज मुझे कितना मिलेगा, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा मुझे, VS। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि VC इक्वल टू कितना होगा, VS। नेक्स्ट VC इनफाइनाइट कितना है, VS।
जीरो प्लस पर ये क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट, लेकिन आपको पता है इनिशियली चार्जिंग है तो उससे रिप्लेस करते हैं अपन। तो इसके कंपैरेटिव में मैं इनिशियल चार्जिंग देखूं प्लस माइनस के कंपैरेटिव में माइनस प्लस, इसका मतलब माइनस वीएस है इनिशियली, तो यहाँ पर माइनस वीएस पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वीएस ए टू द पावर माइनस टी बाय टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ से बताओ वीसी डेज की इक्वेशन क्या आ जाएगी, वीएस माइनस टू वीएस e टू द पावर टी बाय टाइम कांस्टेंट, और वेर इसको मैं t2 लिख रहा हूं मैं, क्योंकि r2 और c का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर t2 इक्वल टू क्या होगा, r2c। तो यहां से क्या आ जाएगा, vc डैश इक्वल टू आ जाएगा, vs कॉमन ले रहा हूं, 1 माइनस टू e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाय t2। तो ये मेरे पास में vc डैश आ गया, ठीक है, कि इस कैपेसिटर के पास में वोल्टेज इतना है, बट मुझे i2 निकालना है, तो i2 इक्वल टू कितना होगा बताओ, I2 इक्वल टू क्या होगा, C इंटू डीवीसी डैश डिवाइड बाय dt। यहां से काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, अब इतना डिफरेंशिएशन आप कर लोगे, जब आप ये करोगे तो ये आएगा आपके पास में 2vs डिवाइड बाय R2 इंटू e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाय t2। आप इसको सोल्व कर लेना, ये करंट I2 आ जाएगा। तो मुझे करंट I2 की वैल्यू चाहिए थी, ये आपके पास में करंट I2 होगा 2vs डिवाइड बाय R2 e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाय t2। तो जल्दी से मैं इक्वेशन वहां पर लिख रहा हूं, और मुझे VC जो मुझे चाहिए था मेरे रेफरेंस के अकॉर्डिंग, VC जो होगा वो माइनस VC डे से, तो माइनस VC डे से ये क्या हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा VS और 2 e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाय t2 माइनस 1। इतना नेटवर्क आपको आता होगा, ठीक है। ये मेरे पास में इक्वेशन आ रही है, आपने निकाल लिया होगा। तो चलिए अपन वेब फॉर्म में ड्रॉ कर देते हैं इस चीज को, और यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि I2 कितना आ रहा है, तो I2 यहां पर आ रहा है 2vs डिवाइड बाय R2 e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाय t2। तो यहां से IT1 करंट आ जाएगा आपके पास में I1 प्लस I2। तो मुझे यहां पर वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, यहां पर मैं I1 की वेव फॉर्म ड्रॉ करूंगा मैं इस पे, इधर अपन I2 करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे, और यहां पर आपका जो VC आ रहा है, VC की वेव फॉर्म, ठीक है, समझना। IT1 यहां पर अपन ड्रॉ करेंगे IT2, और यहां पर होगा VC। ठीक है, समझना। I1 करंट क्या आ रहा है, IT1 करंट क्या आ रहा है, तो अभी मैंने आपको लिखा है कि IT1 जो करंट आ रहा है वो आ रहा है आपका VS डिवाइड बाय R1 प्लस 2vs डिवाइड बाय R2 इंटू e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाय t2। ये आपका IT1 करंट है। तो मैं IT1 करंट केस फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूं, एक तो VS डिवाइड बाय R1 कांस्टेंट करंट है, तो चलिए VS डिवाइड बाय R1 को तो अपन अलग से लिख देते हैं कि ये मेरे पास में क्या है, VS डिवाइड बाय R1 है, ये मेरे पास में क्या है, VS डिवाइड बाय R1 है। तो ये तो एक कांस्टेंट करंट है VS डिवाइड बाय R1। दूसरा करंट क्या है, 2vs डिवाइड बाय R2 एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूं कि ये मेरे पास में क्या है, कोई 2vs डिवाइड बाय R2 पॉइंट है, 2vs डिवाइड बाय R2 एक कोई कांस्टेंट पॉइंट है। यहां पर मैं लिख रहा हूं ये मेरा IT1 है ना, 2vs डिवाइड बाय R2 क्या है मेरे पास में, एक कांस्टेंट पॉइंट है, तो ये पॉइंट होगा मेरे पास में 2vs डिवाइड बाय R2 एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग होगा, तो ये एक्स्ट्रा क्या होगा, 2vs डिवाइड बाय R2, और वो है आपके पास में डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, और मैं मान के चल रहा हूं यहां तक मेरे पास में क्या है, T1 हो रहे हैं, और ये डिक्रीज होते होते मैं बोल रहा हूँ यहां पर ओनली क्या बचा हुआ है, सिर्फ अब VS डिवाइड बाय R1 ही बचा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट यहां पर आने के बाद में ओनली VS डिवाइड बाय R1 बचा हुआ है, तो ये अपन एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या आएगी, वेवफॉर्म आएगी। इस वेवफॉर्म में किसी को कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी से, इस वेवफॉर्म में किसी को कोई डाउट,
इसमें किसी को कोई डाउट? जल्दी बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? अरे समझ में आ गया कैसे ड्रॉ किया मैंने? वीएस डिवाइड बाय R1 और टू वीएस डिवाइड बाय R2 है ना। ये मेरे पास में क्या होगा? ये R2 है और ये R1 है। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नहीं? तो यहां तक मेरे पास में कौन सा थायरिस्टर होने बताओ? T1 होने। कौन सा थायरिस्टर होने? T1 होने। और VC क्या आया हुआ है? ये केस फर्स्ट की इक्वेशन लिखा रहा हूं मैं, केस फर्स्ट है ना। VC यहां पर क्या आया हुआ है? तो VC अभी मैंने लिखा रखा है आपको VS और 2 e टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाय T2 माइनस 1। तो ये मेरे पास में VC आ रहा है। नेटवर्क से भी सॉल्व करके मैंने आपको लिखाया हुआ है VC इक्वल टू VS 2 e टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाय T2 माइनस 1। अब ये फॉर्म आपको ड्रॉ करना आती होगी। अगर मैं इसकी फॉर्म ड्रॉ करूं, ठीक है, समझ लेना। अगर मैं इसकी फॉर्म अगर मैं ड्रॉ करूं ओनली 2 वाले की, तो वो इस तरीके से आएगी। लेकिन उसमें से मुझे -1 करना है, तो वो वेवफॉर्म कुछ इस तरीके की होगी। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं VC की जो वेवफॉर्म आएगी, वो VC की वेवफॉर्म इस तरीके से कुछ एक्सपोनेंशियली होगी। और जब यहां पर क्या होगा बताओ? ये वाला पार्ट जब जीरो हो जाएगा, करंट का एक्सपोनेंशियल वाला ये पार्ट जब जीरो हो जाएगा, तब इधर ये वोल्टेज कितना बचेगा? ओनली सिर्फ -VS। अब मैं मान के चल रहा हूं इतना नेटवर्क आपको आता होगा। तो ये मेरे पास में क्या होगा? VC का ग्राफ होगा। और T2 यहां पर ऑफ है। T2 यहां पर ऑफ है, तो T2 से करंट कितना फ्लो होगा? 0। T2 यहां पर ऑफ है, तो T2 से कितना करंट फ्लो होगा? 0। जल्दी से बताओ, इनमें किसी को कोई डाउट? बोलो यार, इनमें किसी को कोई डाउट? इनमें किसी को कोई डाउट? इनमें किसी को कोई डाउट? नहीं? ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या है? अभी अपन ने किसको ऑन किया हुआ है? T1 को। तो चलिए अपने सर्किट में आते हैं। जो आपका सर्किट है क्लास सी कम्यूटेशन का, और इस प्रोसेस के एंड में क्या हो रहा है बताओ? इस प्रोसेस के एंड में हो रहा है कैपेसिटर। अगर आप वेवफॉर्म से चेक करोगे तो क्या हुआ है? अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज हो चुका है। नेक्स्ट, यहां पर ओनली क्या है? ओनली करंट क्या जा रहा है? T1 में से सिर्फ VS डिवाइड बाय R1 जा रहा है। और मैं बोल रहा हूं कि T1 में से अगर ओनली VS डिवाइड बाय R1 होगा, करंट बस यही फ्लो हो रहा है। तो इस प्रोसेस के एंड में ये वाला कंपोनेंट क्या हो चुका होगा? 0। ठीक है, तो समझ लेना इस प्रोसेस के एंड में क्या हुआ है। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इस प्रोसेस के एंड में क्या हुआ है। इस प्रोसेस के एंड में क्या हुआ है तो समझना, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस क्या होगा? एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के एंड में कैपेसिटर अपनी अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज हो चुका है VS से। तो मैं बोल रहा हूं कि VC जो है पहले आपके पास में अभी क्या हो चुका है? माइनस प्लस VS हो चुका है। और अगर कैपेसिटर अगर इस पोलैरिटी में चार्ज हो चुका होगा और T1 ऑन है, ठीक है, कैपेसिटर इस पोलैरिटी में चार्ज है और T1 ऑन है, तब उस टाइम पर यहां से क्या आ रहा होगा? इधर माइनस, यहां से क्या आ रहा होगा? प्लस। T2 आपका फॉरवर्ड बायस हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा बताओ? आपका T2 फॉरवर्ड बायस हो गया होगा। तो T2 अगर फॉरवर्ड बायस हो गया होगा, केस 2 में जब मैं इसको गेट पर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से एक काम करो, इनका स्क्रीनशॉट लो पहले। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। अभी वेबफॉर्म कंप्लीट नहीं है, वेबफॉर्म का बाद में लेना। तो ये आपका था केस 1। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं केस 2। तो ये आपका था आईसी करंट, ये आपका था VC वोल्टेज, और यहां पर था आपका रेजिस्टेंस R1, और यहां पर था आपका रेजिस्टेंस R2। ये आपका था रेजिस्टर T1 और ये था रेजिस्टर T2। अब बताओ कैपेसिटर किस पोलैरिटी में चार्ज हो चुका है इस प्रोसेस के एंड में?
तो वो प्लस माइनस बीएस में चार्ज है। और अब मैं किसको गेट पल्स दूंगा, मैं T2 को गेट पल्स दूंगा, तो T2 क्या हो जाएगा ऑन, क्योंकि जब T1 आपका ऑन था तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आ रहा था, यहाँ पर प्लस आ रहा था, T2 आपका फॉरवर्ड बायस था। तो मैं केस 2 में क्या करूंगा बताओ, अब किसको गेट पल्स दूंगा, T2 को गेट पल्स दूंगा, जिसे गेट पल्स दूंगा T2 क्या हो जाएगा ऑन। और अगर T2 अगर ऑन हो गया तो यहां से क्या आएगा, प्लस आएगा, इधर से क्या आएगा माइनस, T1 क्या हो चुका है रिवर्स बायस। इसका मतलब T2 जैसे ही ऑन होगा T1 क्या हो जाएगा रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में T1 क्या रहेगा ऑफ रहेगा। तो जल्दी से यहाँ पर T1 को आप ऑफ कर दो, ठीक है, T1 क्या हो जाएगा आपका ऑफ। तो मैंने T1 को यहाँ पर ऑफ कर दिया है, क्लियर है। नेक्स्ट समझना, अब T1 यहाँ पर ऑफ हो चुका है, ये मेरे पास में रेजिस्टेंस क्या था R1। तो इस बार अगर मैं चेक करूं तो करंट क्या क्या फ्लो होंगे, तो T2 में जो करंट फ्लो होगा, एक करंट तो कहां से होके आएगा, तो पहला कंपोनेंट जो होगा वो तो आपका यहां से फ्लो होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक कंपोनेंट तो आपका यहां से होके आएगा R2 में से, दूसरा कंपोनेंट कहां से होके आएगा R1 कैपेसिटर और T2 में से। तो ये दो करंट फ्लो होंगे। इस बार बताओ IT2 कितना होगा, यहां से T2 में से करंट कितना फ्लो होगा, मैं क्या बोल सकता हूं कि ये मेरे पास में एक करंट I1 है और ये दूसरा कंपोनेंट क्या I2 है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, IT2 करंट जो होगा वो होगा I1 प्लस I2, और I1 की वैल्यू कितनी होगी इस बार, तो ये VS वोल्टेज सोर्स इसके अक्रॉस आ रहा होगा, तो VS डिवाइड बाय R2। अब मैं मान के चल रहा हूं इतना नेटवर्क आपको आता है, मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं जो मैंने अभी सोल्व कराया था, वैसे आप सोल्व कर सकते हो। इसकी वैल्यू आएगी, I2 करंट जब सोल्व करोगे तो आएगा 2VS डिवाइड बाय R1 e टू द पावर माइनस T डिवाइड बाय T1। T1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास में इस बार जो करंट होके आएगा वो R1 और C से होके आएगा, तो उसका टाइम कांस्टेंट मैंने T1 लिख दिया। तो वेर यहां पर T1 जो होगा, T1 होगा वो होगा R1C, ये तो I2 लिख दिया। VC यहां पर क्या आएगा, तो VC यहां पर क्या होगा, VC यहां पर क्या होगा, तो VC की इक्वेशन में लिख रहा हूं, जब आप सॉल्व करोगे दिया आएगा VS 1 माइनस 2 e टू द पावर माइनस T डिवाइड बाय T1, और वेर T1 की वैल्यू क्या होगी R1C। इतना नेटवर्क आपको सोल्व करना पड़ेगा, एक मैंने सोल्व करवा दिया, एक आपको सोल्व करना। तो जब ये मेरे पास में IT2 और ये VC आ रहा होगा, तो इसको जब मैं ड्रॉ करूंगा वेवफॉर्म के अंदर जाने के बाद में, तो वेवफॉर्म में क्या आ रहा है बताओ, T1 ऑफ हो गया है। अगर T1 ऑफ हो गया है तो मैं क्या बोलूंगा, T1 का करंट तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, T2 में से करंट का फ्लो हो रहा है, केस 2 में क्या आ रहा है बताओ, केस 2 में IT2 जो हो रहा है वो VS डिवाइड बाय R2 प्लस 2VS डिवाइड बाय R1 इंटू e टू द पावर माइनस T डिवाइड बाय T1। देखो यहां पर क्या आ रहा था, VS बाय R1 और 2VS बाय R2, तो बस उसका अपोजिट कर दो, VS बाय R2 और 2VS बाय R1। ये VC जो आ रहा था इसमें सिर्फ माइनस कर दो, तो यहां से बताओ VC इक्वल टू कितना आ जाएगा VS, और ये लिखा था मैंने 1 माइनस 2 e टू द पावर माइनस T डिवाइड बाय T1, T2 की जगह T1 आ जाएगा। तो यहां से आप ड्रॉ करोगे इस I2 करंट को, तो एक तो है कांस्टेंट करंट VS बाय R2, एक तो है VS बाय R2, दूसरा कंपोनेंट है 2VS बाय R1, और वो 2VS बाय R1 क्या है बताओ, आपके पास में एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है डिक्रीज, और यहां पर आके मैं बोल रहा हूँ ये जीरो हो चुका है, मतलब यहां पर कैसे ओनली एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट जीरो हो चुका है। यहाँ पर ओनली फिर कौन सा वाला करंट फ्लो होने लग जाएगा, ओनली सिर्फ VS बाय R2, और मैं फिर से किसको ऑन कर दूंगा T1 को। यहाँ पर VC जब इसका आप ग्राफ बनाओगे वेवफॉर्म, तो VC की वेवफॉर्म कुछ इस तरीके की आएगी, कुछ इस तरह की वेवफॉर्म होगी, और फिर से कहां पर चला जाएगा कैपेसिटर का वोल्टेज VS पर। यहां पर पहले कहां पर था कैपेसिटर का वोल्टेज VS पर, तो इनिशियल कंडीशन पर चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगी वेवफॉर्म आएगी, IT1 IT2 और ये VC की वेवफॉर्म आएगी। अब देखो इस पूरे में यहाँ पर कौन कंडक्ट कर रहा था, इस पूरे में थायरस्टर T1, T1 यहाँ पर ऑफ हो गया था, और T1 को ऑफ होने के बाद में देख सकते हो सर्किट में से T1 को रिवर्स बायस कौन कर रहा है, तो एक कैपेसिटर ही T1 को रिवर्स बायस कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, जब तक कैपेसिटर इस पोलरिटी में चार्ज रहेगा नेगेटिव वाली में, T1 आपका रिवर्स बायस रहेगा। तो देखो यहाँ पर
वेव फॉर्म में, यहाँ T1 ऑफ हुआ है और कैपेसिटर का वोल्टेज इतने पार्ट तक नेगेटिव में है, यहाँ से यहाँ तक मैं देख सकते हो कैपेसिटर का वोल्टेज नेगेटिव में है, तो ये क्या होगा आपका TC1 होगा। TC1 का मतलब क्या होगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर 1, और ये टाइम कौन सा वाला होगा, TC2 होगा, क्योंकि यहाँ पर अब T2 को ऑफ हो जाएगा और अपन T1 को ऑन कर देंगे। T1 को अपन यहाँ जब ऑन करेंगे तो T2 यहाँ रिवर्स बैच रहेगा, ठीक है। ये TC1 और TC2 होंगे टाइम आपके पास में, ये वेवफॉर्म होगी। इनमें किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, इनमें किसी को कोई डाउट, इनमें किसी को कोई डाउट, जल्दी बताओ, इनमें किसी को कोई डाउट। किसी को कोई डाउट, इसमें तो पूरा नेटवर्क है, इस सर्किट में तो कोई एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है। नेटवर्क से बस ये वेवफॉर्म निकाल दो, बस ये TC1 और TC2 है एक्सप्लेन करने के लिए, तो TC1 ये होगा और ये TC2 है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट नहीं, चलिए ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या होगा, TC1 होगा और ये TC2 होगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा पीक वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू थायरिस्टर T1 कितना है, T1 से कितना पीक करंट फ्लो हो रहा है, तो देख सकते हो VS/R1 प्लस 2 VS/R2। दूसरा यहाँ से T2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो VS/R2 प्लस 2 VS/R1। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये पूछता है, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पहले इसका सर्किट का स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आपकी कंप्लीट वेव फॉर्म। तो यहां से आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन होगा पीक वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू T1, तो क्या होगा IT1 पीक कितना होगा, थायरिस्टर लिख दो। तो VS/R1 प्लस 2 VS/R2। IT2 पीक कितना होगा, तो वो होगा आपका VS/R2 प्लस होगा 2 VS/R1। एक एग्जांपल तो यहां से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या पूछेगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर T1 और T2 पूछेगा। सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर T1, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर T1 आपसे पूछा जाएगा। तो देखो T1 का सर्किट टर्न ऑफ टाइम कैसे निकालोगे, तो ये VC की इक्वेशन है। आप यहां से बोलोगे ये सेकंड वाले केस की इक्वेशन है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सेकंड वाले केस में यहां से यहां तक में इतने TC1 टाइम में VC कहां पर जा चुका है आपका 0 पर। मैं क्या बोलूंगा TC1 टाइम में VC कितना हो चुका होगा 0 पर। तो मैं क्या, कौन सा वाला VC, सेकंड केस वाला VC। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 8 टाइम TC1 पर क्या होगा, 8 टाइम TC1 पर क्या होगा, VC कितना होगा 0, सेकंड केस वाला VC। तो सेकंड केस वाला VC क्या था VS, और आप देखोगे यहाँ पर क्या आ रहा है 1 - 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 - 2 e⁻ (t/(1) इक्वल टू 0। तो ये 0 कब हो सकता है, तो यहां से 0 तभी हो सकता है जब मेरे पास में 2 e⁻(t/(1) इक्वल टू क्या हो जाए आपके पास में 1 हो जाए। तो यहां से इसका इधर डिवाइड कर दो, e को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा -TC1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से इस 2 का इधर डिवाइड करके ln को इधर लाऊंगा, TC1 डिवाइड बाय T1 इक्वल टू आएगा ln 1/2, ln 1/2। और ln 1/2 जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से TC1 की वैल्यू आ जाएगी, TC1 की वैल्यू आएगी -T1, और ये आ जाएगा ln 1/2 को मैं क्या लिख रहा हूँ ln 2 लिख देता हूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा R1C ln 2। जब इसको सोल्व करोगे ये आपके पास में TC1 आएगा। TC2 के लिए क्या करोगे, तो पहले वाला VC इक्वेशन 0 पुट करोगे। तो TC2 क्या होगा, जब आप पहले वाला VC 0 पुट करोगे तो TC2 आएगा R2C ln 2। ये दोनों सर्किट टर्न ऑफ टाइम आएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।
इनमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ये R2ClN2 और ये R1ClN2, TC1 एंड TC2। R2ClN2, R1ClN2, इनमें किसी को कोई डाउट? अरे किसी को कोई डाउट? जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट? अब समझना, ये मेरे पास R2ClN2 है, ये आपका R1ClN2 है। अगर मैं यहां से C लिखता हूं तो C क्या होगा? TC2 डिवाइड बाय R2LN2। और यहां से C अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा? TC1 R1LN2। देखो, अब R1 और R2 अगर डिफरेंट डिफरेंट हुए, अगर R1 और R2 की वैल्यू डिफरेंट हुई तो दोनों में C की वैल्यू अलग अलग आएगी। R1 और R2 अगर डिफरेंट डिफरेंट हुए, दोनों में C की वैल्यू अलग होगी। या TC1 और TC2 दोनों के अलग हुए तो भी C की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो आप मुझे बताओ, एक वैल्यू कम आएगी और एक वैल्यू ज्यादा आएगी, तो कंडीशन फॉर सक्सेसफुल कंप्यूटेशन के लिए क्या करोगे? कौन सी वाली वैल्यू कंसिडर करोगे, लार्ज वाली या स्मॉल वाली? इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये पूरा प्रोसेस से ही करना पड़ेगा। हाँ, यही बोल रहा हूँ, दो अलग अलग टीसी आएंगे। तो आप मुझे बताओ, यहां पर मेरे पास में अगर सी की वैल्यू अलग अलग आई, सी की वैल्यू अगर अलग हुई, तो कंडीशन फॉर सक्सेसफुल कंप्यूटेशन क्या होगी? इनमें से लार्ज वैल्यू कंसिडर करोगे या स्मॉल वैल्यू? क्योंकि देखो, न्यूमेरिकल वाइज जैसे क्वेश्चन बनाता है जिसमें वो R1 और R2 आपको अलग देगा, और जब अलग अलग दिया और TC1 या TC2 सेम भी दे दिया, तो भी अगर R1 और R2 अलग दिया तो दोनों में सी की वैल्यू अलग आएगी, और दोनों अलग आएगी, दोनों ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो सक्सेसफुल कंप्यूटेशन के लिए कौन सी वैल्यू होगी, स्मॉल या लार्ज? स्मॉल या लार्ज? वो सर बोल रहे स्मॉल, शुभम ने बोला हुआ है लार्ज, सचिन लार्ज। ये तो क्या हो गया, आधे लार्ज बोल रहे हो आधे स्मॉल बोल रहे हो। तो समझना, लार्ज आंसर सही है, स्मॉल वाला नहीं कंसिडर करोगे। कंडीशन इन दोनों में से आपको लार्ज जो वैल्यू होगी सी की, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसे, देखो समझना, अगर आपने इनमें से एक स्मॉल वैल्यू ले लिया, क्योंकि एक सर्किट जब मैं बनाऊंगा तो सर्किट में तो क्या होगा, एक कॉमन कैपेसिटर ही होगा ना। जब मैं सर्किट बनाऊंगा तो यहाँ पर एक कॉमन सी की वैल्यू आएगी, यानी फिर तो सर्किट बनने के बाद में तो क्या होगा, T1 के लिए भी सी वही होगा और T2 के लिए भी सी वही होगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं सर्किट डिजाइन कर दूंगा, तो जब मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूंगा तो इनमें से क्या होगा, अगर आपने स्मॉल वैल्यू ले ली, स्मॉल वैल्यू कब होगी, जब मेरे पास में क्या होगा बताओ, यहां से अगर सी स्मॉल लिया तो आप मुझे बताओ इसके अकॉर्डिंग सी आया था, सपोज मान के चलो यहाँ से स्मॉल आया हुआ है और ये लार्ज आया हुआ है। लेकिन जब मैं सर्किट बनाऊंगा, अगर मैंने स्मॉल वाला सी पुट कर दिया तो ये TC2 तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर सी की वैल्यू कम हुई, क्योंकि आपको पता है रिकवर होने के लिए इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या होगा, TC1 कम हो जाएगा, ये लास्ट है ना वैल्यू। और यहाँ अगर मैंने स्मॉल पुट कर दिया डिजाइनिंग पर, तो TC1 कम हो जाएगा, इसका मतलब थारेस्टर T1 रिकवर नहीं होगा। फिर से समझा रहा हूं, समझ लेना। अगर यहां से एक स्मॉल वैल्यू आई और एक लार्ज वैल्यू आई, ये लार्ज वैल्यू सी की वैल्यू कब होगी, जब मेरे पास में क्या होगा, ये सी लार्ज कब आएगा, तो मेरे पास में थारेस्टर TC1 जब T1 रिकवर होगा, तो उसके लिए मैं सी निकाल रहा हूं कि भाई T1 का सर्किट टर्न ऑफ टाइम इतना है, उस टाइम पर सी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ठीक है। यानी सर्किट टर्न ऑफ टाइम इतना था, उस टाइम पर सी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। मैंने बोला TC2 का सर्किट टर्न ऑफ टाइम इतना है, उस टाइम पर सी इतना है। अब मैंने दोनों से सी निकाला, एक स्मॉल आया, और अगर मैंने स्मॉल वैल्यू डिजाइनिंग में यूज कर लिया तो बताओ क्या होगा। अब तो इसके लिए वैल्यू सी कम हो गई, जबकि इसके लिए एक्चुअली वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा आनी चाहिए। और ज्यादा आनी चाहिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू अगर कम हो गई तो आपका कम्यूट क्या होगा, आपका पहला वाला थायरिस्टर है वो रिकवर नहीं हो पाएगा, और पहला वाला रिकवर नहीं होगा तो मैं क्या बोलूंगा, कम्प्यूटेशन मेरा क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल। अरे समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, समझ में आ गया? समझ में आ गया? जल्दी बताओ, जय, या फिर से समझाना है? समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पर कंडीशन फॉर सक्सेसफुल वैल्यू के मतलब कंडीशन फॉर सक्सेसफुल कंप्यूटेशन के लिए क्या करोगे, लार्ज वैल्यू ऑफ सी कंसीडर करेंगे। फॉर सक्सेसफुल कंप्यूटेशन क्या होगा, फॉर सक्सेसफुल कंप्यूटेशन लार्ज वैल्यू ऑफ सी इज कंसिडर्ड। ये ध्यान रखना। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इनका।
ये जो न्यूमेरिकल होंगे ना, इसके न्यूमेरिकल में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया हुआ है पहले थायरिस्टर में, वो फॉर्मूला यूज करवाएगा। मैंने लिखाया हुआ है सर्किट टर्न ऑफ टाइम इक्वल टू सेफ्टी फैक्टर टाइम्स टी क्यू भी होता है। तो जब यहाँ क्लास सी से जब न्यूमेरिकल पूछता है ना, तो वो आपको सेफ्टी फैक्टर भी देके रखता है और डिवाइस टर्न ऑफ टाइम देके रखता है। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपको उसको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये भी लिख देना इसके साथ में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके क्वेश्चन में क्लास सी में आपको सेफ्टी फैक्टर देके रखता है वो। तो ये क्या था आपका सी कम्यूटेशन क्लास सी कम्यूटेशन। नेक्स्ट होगा आपका क्लास डी कम्यूटेशन। नेक्स्ट होगा क्लास डी कम्यूटेशन। ध्यान रखना, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं या तो आपको मिलेगा क्लास बी से या क्लास डी से। बी और डी दोनों इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए। तो क्लास डी का मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, समझ लेना। ये मेरे पास सोर्स वोल्टेज होगा Vs, ये कैपेसिटर का वोल्टेज होगा Vc, यहां से आपका करंट आएगा Ic। कैपेसिटर को अपन इनिशियली इस पोलैरिटी में Vs वोल्टेज सोर्स से चार्ज मान के चलेंगे। ये आपका होगा मेन थायरिस्टर, ये आपका होगा ऑक्सिलरी थायरिस्टर, और ये क्या होगा डायोड, ये आपका होगा फ्रीव्हीलिंग डायोड, लोड, और यहां पर मैं क्या एज्यूम करूंगा, लोड हाईली इंडक्टिव है ताकि लोड करंट क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। चलिए कल स्टार्ट करते हैं, जैसे लाइट भी चली गई। ठीक है, चलिए आप ये रिवाइज करके आना, कल अपन इसके आगे क्लास डी कम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं अपन सेम टाइम पर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।